बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और प्रीवियस यूनिट जो हेमाटोलॉजी हमने किया था वो आपने बहुत अच्छा रिवाइज कर लिया होगा। और उसके बाद जो टेस्ट आपने दिया है वो भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सॉल्व करने में मुश्किल नहीं हुई होगी और टेस्ट आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। इंशाल्लाह एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा टेस्ट का, फिर हम डिस्कस कर लेंगे, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी को कुछ ज़्यादा भी कन्फ्यूजन है हेमाटोलॉजी में तो उस एरिया में वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट नेफ्रोलॉजी शुरू करना है। और यूनिट के स्टार्ट में हम जिस तरह बाकी यूनिट्स में हमने दुआ की थी, हम दुआ कर लेते हैं अल्लाह से, ताकि ये यूनिट भी बाकी यूनिट्स की तरह स्मूथली और अल्लाह के बरकत से आसानी के साथ हमारा पार हो जाए। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे, मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। तो लेट्स स्टार्ट नेफ्रोलॉजी फ्रॉम नेफ्रोटिक सिंड्रोम। स्टार्ट हम करेंगे एक स्नेरियो से, एक दास्तान से। क्या स्नेरियो है, क्या स्टोरी है, क्या दास्तान है? अ 9-year-old बॉय फ्रॉम अ रूरल एरिया was brought to the outpatient department with a complaint of swelling around the eyes noticed early in the morning। अच्छा, तो क्या था कि एक बच्चा था, उसकी पेरिऑर्बिटल पफिनेस थी और फैमिली जो है वो परेशान हो गई। उन्होंने कहा या तो सोया कम है, या किसी इंसेक्ट ने काट लिया है, या कोई एलर्जी हो गई है। तो उनके विलेज में एक फेमस क्वैक था, वो शुरू से, उससे सालों से उनके, वो वहाँ से इलाज करवा रहे थे। तो वो एज़ यूजुअल उसी के पास लेके गए। उसने उनको एक कुछ इलाज सजेस्ट किया। ठीक है, क्या इलाज सजेस्ट किया? उसने कहा कि आंखों में बर्फ़ की टिकोर करें और गुलाब का अर्क डालें। ठीक है, और उसने एक इंजेक्शन लगाया स्वेलिंग कम करने के लिए, को एक ने लेसिक्स का इंजेक्शन लगाया और कहा इंशाल्लाह 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो क्या है? द फैमिली थॉट इट वॉज ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप, एन इंसेक्ट बाइट और अ सीजनल एलर्जी। Concerned parents first visited the famous quack of the village, who confidently gave the following DDs। क्वैक ने क्या DDs दिए? एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, पेरिऑर्बिटल सेलुलाइटिस, इंसेक्ट बाइट। He prescribed ice pack therapy for eye swelling and rose water, गुलाब का अर्क, along with one furosemide इंजेक्शन। क्या लगाया? लेसिक्स का इंजेक्शन लगा दिया। फॉर मैजिकल रिलीफ इन स्वेलिंग, कि वो कहता है कि यार ये टीके से अब देखना, ये जो सूजन हुई हुई है इसमें जादुई तौर पर फौरन आराम आ जाएगा। उसने रीएश्योर किया, द क्वैक रीएश्योर्ड सेइंग यू विल बी फाइन इन 2 days इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसने कहा कि अब तुमने ये करना है और इंशाल्लाह 2 दिन में तुम्हारी स्वेलिंग ठीक हो जाएगी। और साथ उसने टीका भी लगा दिया। फिर फॉलोअप हुआ 2 दिन बाद। द स्वेलिंग had further increased after 2 days, वो मजीद बढ़ गई। आफ्टर विच द क्वैक प्रिस्क्राइब्ड क्यूकम्बर 2 स्लाइसेस TDS। उसने कहा कि आपने आंखों में खीरा रखना है, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा आपका इसके। तो 2 दिन आप और दें, आप इलाज जारी रखें और आंखों में खीरे का भी इस्तेमाल करें। तो ये उस बच्चे को हमने आंखों में क्वैक ने खीरा लगवाया। ठीक है, अब क्या है? उसके बाद हफ्ता गुजर गया, लेकिन थिंग्स जो है ना वो क्या और खराब हो गई, बल्कि इम्प्रूवमेंट की जगह स्वेलिंग प्रोग्रेस फ्रॉम आईज टू फेस, आंखों से फेस में आई, एब्डोमन, फीट, सारा मतलब जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग हो गई। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गई, जनरलाइज्ड बॉडी स्वेलिंग। ठीक है, तो बाय दैट टाइम द क्वैक हैड डिसअपियर्ड एंड द वरीड फैमिली ट्रेवल्ड टू लाहौर टू सीक प्रॉपर मेडिकल केयर। तो स्वेलिंग सारी बॉडी में उसकी फैल गई थी तब तक। तो फिर उसको जब इधर लाहौर में एग्जामिन किया तो देखा कि उसको ये
पीडल इडीमा था, बायलेटरल सिवियर एब्डोमिनल डिस्टेंशन थी, और जब उसका एग्जामिनेशन किया तो उसमें फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव था। ठीक है। तो पिटिंग पीडल एडिमा, पॉजिटिव फ्लूइड थ्रिल, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये वही बात कि फ्लूइड थ्रिल पॉजिटिव। ठीक है, एसआईटीस थी। और देखा तो जाहिर सी बात है, वेट गेन भी बहुत था, और ब्लड प्रेशर भी इसका अपर रेंज में था, ऊपर था, बल्कि ज्यादा था। ठीक है। फिर ब्लड टेस्ट कराए कुछ, उसमें यूरिन का सबसे पहले कराया, तो उसमें देखा कि प्रोटीन ज्यादा थे, और स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन रेशियो क्रेटिनिन ये 2:1 से ज्यादा थे। ठीक है। फिर एल्ब्यूमिन देखा, वो लेस देन 1.9 था। कोलेस्ट्रॉल देखा तो वो 265 था। ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू आपको दिलाया है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। आगे यही बातें, इन्हीं से बातें निकलेंगी। यानी ये चार बातें जो है ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, इन चार बातों से सारी बातें आपकी सिंड्रोम, आपका डिजीज चलेगी। ठीक है। तो क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कि प्रोटीन्यूरिया ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर्स, या ये वैल्यूज के कितना होगा, ग्रेटर देन 40 mg पर मीटर स्क्वायर पर आवर, या इसको 24 से मल्टीप्लाई कर लें, 40 × 24 960, यानी तकरीबन 1000। तो पर डे तकरीबन 1000 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे, ग्रेटर देन 40 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर, या ग्रेटर देन 1000 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे। और स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन रेशियो क्रेटिनिन जो रेशियो है, वो जिस तरह इस बच्चे की आई थी 2:1 से ज्यादा थी, तो ग्रेटर देन 2 होती है स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन रेशियो क्रेटिनिन। ठीक है। तो क्या है, प्रोटीन्यूरिया आया है, हमारा प्रोटीन्यूरिया आया है, बच्चे को एडीमा है। ठीक है, बच्चे के लिपिड्स ज्यादा हैं। ठीक है, एल्ब्यूमिन कम है, प्रोटीन्यूरिया है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होगा। इससे पहले एक दफा क्लाउड कर लें कि क्या ये चीजें क्यों हो रही हैं। एक दफा क्लाउड करेंगे, और क्लाउड के साथ ये हमारा ये टेट्राएड कर लेंगे, उसके बाद बाकी डिजीज जो है वो इंशाल्लाह हमारी बहुत इजीली हमारी गुजरेगी। तो प्रोटीन्यूरिया हो रहा है, क्यों हो रहा है, इम्यून मीडिएटेड इंजरी डैमेजेस द पोडोसाइट्स। तो क्या होगा फिर कि पोडोसाइट के जो फूड प्रोसेसेस हैं ये फ्लैटन हो जाएंगे, यानी इफेसमेंट हो जाएगी। तो और दूसरा फिर क्या होगा कि जो बेस, आपको पता है ना एल्ब्यूमिन जो है ये क्यों बचा होता है निकलने से, एल्ब्यूमिन बाहर क्यों नहीं जाता, क्योंकि एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन भी नेगेटिव चार्ज है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन भी नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा इस वजह से, इस इम्यून मीडिएटेड इंजरी की वजह से, जो नेगेटिव चार्ज है बेसमेंट मेम्ब्रेन का ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए नेगेटिवली चार्ज जो एल्ब्यूमिन है अब रिपल्जन नहीं होगी, जो उसको रोका हुआ था, नो लॉन्गर रिपेल्ड। तो एल्ब्यूमिन यूरिन में पास हो जाएगा, तो प्रोटीन्यूरिया हो जाएगा। अब प्रोटीन्यूरिया हो गया, इस वजह से क्या होगा, जो सीरम एल्ब्यूमिन अंदर मेन प्रोटीन बाहर निकलेगी, एल्ब्यूमिन अंदर कम हो जाएगा। अब एल्ब्यूमिन ने अंदर रोक ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करना होता है, पानी को अंदर रखना होता है। अब एल्ब्यूमिन ही नहीं है तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाएगा, और इडीमा हो जाएगा। इडीमा कैसा होगा, अर्ली मॉर्निंग पेरिऑर्बिटल इडीमा। ठीक है। उसके बाद में प्रोग्रेशन होती रहेगी, डिपेंडेंट एडिमा लोअर लिम्स में जाएगा, और जब बढ़ता जाएगा जनरलाइज्ड एनासार का। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा सिवियर थर्ड स्पेसिंग में चला जाएगा, एसाइटीज, प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एडिमा की फॉर्म्स, किस किस फॉर्म में एडिमा आ सकता है, कहाँ कहाँ एडिमा होगा। ठीक है, तो एडिमा क्यों है, प्रोटीन्यूरिया क्यों है। अब इनको इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्शंस, ये आपका क्लाउड बना रहा हूँ बेसिकली, जब आपने, क्योंकि नेफ्रोटिक जब रिवाइज करना होगा ऐसा पढ़े अभी, कि बाद में जब रिवाइज करें तो 5 मिनट्स में हो जाए रिवाइज। तो इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरोटिनाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एमसीक्यूज आते हैं, यूटीआई, सेल्यूलाइटिस, नमोनिया। ठीक है, टीबी, मेनिंजाइटिस। ठीक है। तो वजह क्या है, क्यों इन्फेक्शन हो रहे हैं इनको, हमने कहा था ना प्रोटीन्स का यूरिन में लॉस हो रहा है, तो आईजीजी का भी यूरिन में लॉस होगा तो इम्यूनिटी कम होगी। फिर कॉम्प्लीमेंट्स का भी यूरिन में लॉस होगा तो ऑप्सोनाइजेशन और बैक्टीरियल किलिंग कम होगी। फिर एक बात है, अगर एसआईटीज है तो जहां एसआईटी है वो कल्चर मीडियम के तौर पर एक्ट कर सकता है ना बैक्टीरिया के लिए, तो एसबीपी का खतरा हो सकता है। ठीक है, फिर स्टीरॉयड भी लेंगे हम ट्रीटमेंट में, और स्टीरॉयड का एक साइड इफेक्ट है कि वो इम्यूनिटी को कम करते हैं, तो इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है। फिर इनको थ्रोम्बोटिक इवेंट्स का भी जिक्र करेंगे हम,
कि नेफ्रोटिक का बच्चा है, इसको थ्रोम्बोसिस हो रही है, कोई थ्रोम्बोसिस की कोई फॉर्म, वो आरवीटी का जिक्र कर सकता है। ठीक है, वो स्ट्रोक की कोई बात कर सकता है कि अचानक कोई वीकनेस हो गई। ठीक है, या सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो गई है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जिक्र कर सकता है। तो ये थ्रोम्बोटिक इवेंट्स क्यों, और इनके लिए क्या देते हैं, हेपरिन। ये हेपरिन आपका एमसीक्यू का आंसर है। तो आप कॉन्सेप्ट करें साथ साथ एमसीक्यूज, जवाब जब तक आप एमसीक्यूज में पहुंचेंगे तो आपको एमसीक्यूज इंशाल्लाह आते होंगे। ठीक है। आरवीटी, अच्छा वजह क्या है थ्रोम्बोटिक इवेंट्स की, एक तो जो सबसे, कि जो यूरिन में ना नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स लाइक प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटीथ्रोम्बिन 3, ये एंटीकोएगुलेंट्स भी यूरिन में लॉस हो रहे हैं, जिस तरह इम्यूनोग्लोबुलिन, कॉम्प्लीमेंट्स, एल्ब्यूमिन, ये सब चीज़ें यूरिन में लॉस हो रही हैं। तो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और एंटीथ्रोम्बिन 3, इसका भी लॉस हो रहा है। और क्या वजह है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हुई हुई, आपको दिखाया था ना, ये सारा ऑन्कोटिक प्रेशर तो था नहीं, तो बाहर चला गया, एडिमा हो गया। तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम होगी और स्ट्रेसिस होगा, तो थ्रोम्बोसिस का हो सकता है चांस। फिर हाइपरलिपिडीमिया होगा, तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन हाइपरलिपिडीमिया क्यों होगा पहले तो ये बताऊं। आपको ये तो पता चल गया है कि थ्रोम्बोसिस क्यों हो रही है। फिर हाइपरलिपिडीमिया क्यों हो रहा है, कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज का भी लॉस हो रहा है यूरिन में। तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज का लॉस होगा, तो अब लिवर उसको कंपेंसेट करने के लिए लाइपोप्रोटीन्स बनाएगा। ठीक है, तो यानी हिपैटिक कंपेंसेटरी हिपैटिक सिंथेसिस होगी, ताकि प्रोटीन्स किसी तरह हो जाए। तो प्रोटीन्स का लॉस हुआ है ना, तो वो चाह रहा है कि प्रोटीन वापस आए, लेकिन बदले में हमारे पास ये लाइपोप्रोटीन्स बन रही हैं ज्यादा, तो इस वजह से हाइपरलिपिडीमिया होगा। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट के साथ हैं। और अब हमने इसका, क्योंकि नेफ्रोटिक कभी कभी आपको डिजीज का पता होता है, नेमोनिक का मकसद ये भी होता है कभी कभी कि आप फास्ट रिवीजन जब कर रहे हो तो जल्दी जल्दी उनको गुजार लें। जब 5-10 मिनट में अगर आपने नेफ्रोटिक करना है, तो आपने सिंपल ये सोचना है कि पेल, पेल है बच्चा, गेल है, गेल था ना अभी आपको तस्वीर दिखाई, गेल। तो ये है हमारा क्रिस्केल, नेफ्रोटिक से हो गया है ये पेल। ठीक है, ये है हमारा प्यारा क्रिस्केल, नेफ्रोटिक से हो गया है ये पेल। ठीक है, तो अच्छा, तो पेल नेमोनिक, पी से प्रोटीन यूरिया। अब यूं मैं कहना का मकसद ये है कि आप प्रोटीन यूरिया की सारी सारी डिटेल्स उसी वक्त रिवाइज कर लें। प्रोटीन यूरिया किस तरह का है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं हैवी प्रोटीन यूरिया के। एक तो ये कि डिप्स्टिक में 3+ से ऊपर हो, 3+ और 4+। ठीक है, फिर स्पॉट कराएंगे अगर यूरिनरी प्रोटीन रेशो क्रेटिनिन, तो वो 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, फिर 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन जो आपको ऊपर दिखाया था, वो 40 mg/m² पर आवर से ज़्यादा हो, या 1000 mg/m² पर डे से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये प्रोटीन यूरिया की डेफिनेशन है नेफ्रोटिक में। फिर एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन कम होगा, ए से एल्ब्यूमिन वो कम होगा, तो लेस देन 2.5। एल से लिपिड्स वो ज़्यादा होंगे, तो वो 200 से ज़्यादा होंगे। ई से इडीमा, इडीमा का आपको बात बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं इसकी टाइप्स में, बल्कि उससे पहले हमने इसकी इटियोलॉजी में कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्राइमरी होता है, प्राइमरी में तो वही जो हमने अभी टाइप्स पढ़नी है, मिनिमल चेंज डिजीज, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन चार का हम आगे जिक्र करेंगे। फिर कुछ सेकेंडरी कॉजेज होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, वो पता होने चाहिए। आपने लॉन्ग केस किए होंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, उनमें हिस्ट्री में पूछते हैं ना, कोई ये दवाई तो नहीं खाई थी, किसी शहद की मक्खी ने तो नहीं काटा था, है बी सी के, हम मलेरिया का सवाल पूछते हैं, कोई सर्दी से बुखार तो नहीं लगता था। तो हम कुछ सवालात करते होते हैं, वो नेफ्रोटिक में उसकी वजह ये है कि हम सेकेंडरी कॉजेज को रूल आउट कर रहे होते हैं। तो वो सिंपल आप रीड करें, आपका सारा रिवाइज हो जाएगा, जो जो अवार्ड में आपने जिस तरह नेफ्रोटिक के पेशेंट्स की हिस्ट्री को अप्रोच किया है, क्या है इनफेक्शन सेकेंडरी, आपको ये कॉजेज पता होंगे, कॉम्प्लिकेशंस पता होंगी, तो ही तो हिस्ट्री बनेगी। तो पहले थियरी अच्छी होगी, तो बाद में लॉन्ग केसेस, शॉर्ट केसेस आसान हो जाएंगे। क्या क्या है सेकेंडरी कॉजेज में, इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, है बी सी, मलेरिया, HIV। ठीक है, ये जब सब टाइप्स आएंगी ना कि किस में ज्यादा होता है चांस इसका इसका, वो अभी आगे ये रिपीट हो जाएगी। ड्रग्स में पेनिसिलामीन, इसलिए मैंने रेड किया, एमसीक्यू में उसने पेनिसिलामीन का क्लू दिया हुआ था। बाकी कैप्टोप्रिल, गोल्ड, एनएसएड्स, एनएसएड्स भी, एनएसएड्स, पेनिसिलामीन, कैप्टोप्रिल, गोल्ड। फिर एलर्जिक में क्या है, बी स्टिंग, फूड एलर्जी, वेस्कुलाइटिस, सीरम सिकनेस।
फिर मेलिग्नेंसीज में लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, सॉलिड ट्यूमर्स, ठीक है, वेल्स ट्यूमर। तो ये हमारी इटियोलॉजी है। अब हम करेंगे मिनिमल चेंज डिजीज। अच्छा, मिनिमल चेंज डिजीज ज्यादातर बच्चों में मिनिमल चेंज डिजीज वाला होता है, जो स्टीरॉयड से ठीक हो जाता है, कुछ भी नहीं उसमें, हिमेचूरिया और हाइपरटेंशन का बहुत कम चांस होता है। ठीक है, 2 to 6 ईयर उसकी एज है। तो मिनिमल चेंज डिजीज की क्या एज है? 2 to 6 ईयर्स। ठीक है। और इडियोपैथिक में 85% मिनिमल चेंज डिजीज ही निकलता है, इसलिए तो हमने देखा होगा कि ज्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं स्टीरॉयड से। ठीक है। और ट्राइड वही हम जिक्र कर चुके हैं। हाइपरटेंशन, हिमेचूरिया इसमें भी हो सकती है, लेकिन बहुत थोड़ा चांस है, 10 to 20% है। 10% हाइपरटेंशन का चांस है, हिमेचूरिया का भी 10 to 20%। ठीक है। बाकी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस नजर आएगा। स्टीरॉयड का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये है मिनिमल चेंज डिजीज जो हमें पता होता है। लेकिन जो अगली तीन है ना, ये यूजुअली हम छोड़ देते हैं, और इनसे कुछ एमसीक्यूज आ जाते होते हैं। तो इसलिए इनका इतना पता होना चाहिए कि आपको इनके एमसीक्यू सॉल्व हो जाए। जिस तरह अगला है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। एज इसकी 2 to 10 ईयर्स है। इसमें हिमेचूरिया और हाइपरटेंशन का ज्यादा रिस्क है। इसीलिए तो हम फिर जब हिमेचूरिया और हाइपरटेंशन हो तो बायोप्सी कराते हैं, देखने के लिए कि कोई और कॉज तो नहीं है। ठीक है, तो हिमेचूरिया 60 to 80%, हाइपरटेंशन 20%, रीनल फेलियर का इसमें चांस है। ठीक है। और क्या है? वही लाइट, अब फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है ना, तो लाइट माइक्रोस्कोप में फोकल एंड सेगमेंटल स्क्लेरोसिस, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस। ठीक है, वही बात, ये वाली चीज ही है, वही है, बस लाइट माइक्रोस्कोप में इसमें वो जो नाम है उस नाम से जो जो बातें हैं। कॉमन एसोसिएशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एचआईवी, हीरोइन, सिकल सेल। ठीक है, एचआईवी, हीरोइन, सिकल सेल। आपका सिकल सेल का अगर सिनेरियो आता है और साथ नेफ्रोटिक की बात करता है, तो आपने फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस सोचना है। ठीक है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस सोचना है। जिस तरह आपके पास सिफिलिस या मलेरिया का सिनेरियो है, अगर मलेरिया या हेप बी का पूछेगा, तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी वो सोचना है आपने। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यूज इन बातों से सॉल्व हो रहे हैं, ये रेड रेड वाली बातें आप साथ साथ इसको मेमोराइज कर लें। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एचआईवी, हीरोइन और सिकल सेल। एचआईवी, हीरोइन और सिकल सेल। फिर है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, थोड़ा ओल्डर एज में होता है। ठीक है, इसमें भी हिमेचूरिया बहुत, 60% तक चांस है हिमेचूरिया का। हाइपरटेंशन इनफ्रीक्वेंट है, लेकिन अगर होगी तो बैड प्रोग्नोसिस होगा। इसके लिए, इसके कॉजेस के लिए एस, एस एस से याद कर लें। एस से एसएलई, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। एस से सॉलिड ट्यूमर जिस तरह लिम्फोमा वगैरह है। एस से पेनिसिलामीन गोल्ड। एस से सॉल्ट है, यानी पेनिसिलामीन गोल्ड। ठीक है। और फिर एस से सिस्टेमिक इन्फेक्शन है कुछ, है बी सी मलेरिया सिफिलिस। है बी सी मलेरिया सिफिलिस। अब ये एस वाली बात भी, ये वाली निमोनिक इस वजह से बनाई है ताकि व्हेन यू रिवाइज तो आप जल्दी से गुजारें इनको। ठीक है, ये आपको पता भी होगी ये बात, ये डिजीजेस याद होंगी, ये कॉजेज याद होंगे, लेकिन आपको एक दफा, ताकि एंड में जो फास्ट रिवीजन करनी होती है वो मुश्किल हो जाती है अगर आपने इस तरह इसको इजी ना बनाया हो। तो सिंपल है, ये एच आई वी, हीरोइन, सिकल थी। ये एस थी, एस से एस एल ई। एस से सिस्टेमिक इंफेक्शन यानी हेप बी, हेप सी, मलेरिया, सिफिलिस। एस से सिफिलिस। ठीक है। फिर एस से सॉलिड ट्यूमर्स। फिर एस से सॉल्ट्स कुछ सोचते हैं, पेनिसिलामीन और गोल्ड। पेनिसिलामीन और गोल्ड। ठीक है। तो ये हमारा मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की। इसमें क्या है, C3 नॉर्मल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। लेकिन अगर एसएलई की वजह से हो तो C3 कम होता है। C3 कम होगा एसएलई में, वरना मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में C3 नॉर्मल है। हाँ, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसमें C3 जो है वो कम होगा। लेकिन मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में C3 नॉर्मल है, लेकिन एक्सेप्ट क्या है, एसएलई, उसमें C3 कम होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? अब ये भी इसकी इंपॉर्टेंट है, ये जो इसकी माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग है, हालांकि ये है तो पैथोलॉजी का, लेकिन ये भी, ये भी दे देते हैं एमसीक्यू में, इस तरह की बात से भी आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है। तो इसको भी मेमोराइज करना है, इसको भी मैंने रेड किया है कि लाइट माइक्रोस्कोप में थिक एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स एंड स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस। ठीक है, इसको ये देखें यहाँ आप, फोर्थ ईयर पैथोलॉजी, उसको एक दफा याद करें, आपने वहां पढ़ा हुआ है डिटेल से। ये देखें, थिक एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हुई हुई है कितनी। ठीक है। और ये सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स हैं, स्पाइक्स बने हुए हैं।
तो सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स विद स्पाइक एंड ड्रॉम पैटर्न। ठीक है, अब ये सब एपिथेलियल है, आपका सब एपिथेलियल वाली चीज से एमसीक्यू सॉल्व होगा। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो नेक्स्ट डिजीज है, उसमें सब एंडोथीलियल होगा टाइप 1 में, और टाइप 2 में इंट्रा मेम्ब्रेनस होगा। तो ये सीक्वेंस याद रखनी है आपने कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी सब एपिथेलियल, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 1 सब एंडोथीलियल, और टाइप 2 टू इंट्रा मेम्ब्रेनस। ये कुछ चीजें आपने साथ साथ मेमोराइज करनी है ताकि एमसीक्यू सॉल्व करते हुए मुश्किल ना हो। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का क्लाउड था। एस आर ए याद करने हैं, C3 नॉर्मल है, फाइंडिंग्स याद करनी है आपने। ठीक है, फिर मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दोनों चीजें हैं। नेफ्रोटिक हम पढ़ रहे हैं, आगे नेफ्राइटिस लिखा हुआ है। मिक्स्ड नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक पिक्चर है इसमें, तो जाहिर सी बात है नेफ्रिटिक की चीजें, हेमाचूरिया। नेफ्रिटिक की चीज हाइपरटेंशन, ये दो नेफ्रिटिक की चीजें हो गई। प्रोटीनयूरिया नेफ्रोटिक की चीज, और परसिस्टेंटली लो कॉम्प्लीमेंट इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसका हॉलमार्क है। इसमें परसिस्टेंटली लो कॉम्प्लीमेंट है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में कॉम्प्लीमेंट नॉर्मल था, लेकिन एस एस एल ई के अलावा इसमें परसिस्टेंटली लो कॉम्प्लीमेंट है नहीं। C3 इज परसिस्टेंटली डिक्रीज्ड इन ग्रेटर देन 75% ऑफ द केसेस। C3 इज परसिस्टेंटली डिक्रीज्ड इन ग्रेटर देन 75% ऑफ द केसेस। बाकी नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक तो हाइपरटेंशन हिमेचूरिया होंगे, रीनल फेलियर का इसमें भी चांस बहुत ज्यादा होगा। वही कॉम्प्लीमेंट की बात, टाइप 1 में C3 C4 दोनों कम होते हैं, टाइप 2 में C3 कम होता है। ठीक है, ये यहां से MRCPCH का MCQ आता होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कम होगा टाइप 1 में, C1 C3 और C4 कम होंगे, टाइप 2 में C3 कम होगी। ठीक है, फिर इसमें क्या है लाइट माइक्रोस्कोप में, इस वक्त लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और बैटरी कितनी है, चलिए 30% करना पड़ेगा। अच्छा, तो लाइट माइक्रोस्कोप में ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। ठीक है, क्यों होगी वो, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की डुप्लीकेशन एंड स्प्लिटिंग ड्यू टू मेसेंजियल इंटरपोजिशन। ये भी अभी आपको नीचे दिखाऊंगा, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस दिखाऊंगा अभी आपको। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या नजर आएगा, टाइप 1 में सब एंडोथीलियल, और टाइप 2 में इंट्रामेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स। ये भी स्टीरॉयड रेजिस्टेंट है। जो FSGS था वो तो स्टीरॉयड को 15 to 20% रिस्पॉन्ड कर रहा था, ये अगले दो जो हैं, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी स्टीरॉयड रेजिस्टेंट, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस स्टीरॉयड रेजिस्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टीरॉयड रेजिस्टेंट है, और इसकी यहां से आपको डायग्राम से रिवाइज करा देता हूं, ये देखें, टाइप 1 में सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स हैं, और ये टाइप 2 में इंट्रामेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, फिर ये प्रोलिफरेशन इंक्रीज इन द मेसेंजियल सेल्स एंड इन्फ्लक्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, तो टैम ट्रैकिंग। ठीक है, तो अब ये टाइप्स हो गई, इनसे एमसीक्यूज आपके जब सॉल्व होंगे तो आपको कहेंगे, आपको इंशाल्लाह आते होंगे, आप इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपसे इंशाल्लाह सॉल्व होंगे। अब क्या है, डायग्नोसिस वाली बातें हम कर चुके हैं, जो पेल नेमोनिक शुरू में मैंने आपको बताई थी, कि प्रोटीन्यूरिया, ए से एल्ब्यूमिन कम, एल से लिपिड ज्यादा। ठीक है, ठीक है, और बाकी हम दूसरी चीजें रीनल फंक्शन असेस करने के लिए RFT इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे, कॉम्प्लीमेंट लेवल कराएंगे देखने के लिए कि ए टिपिकल तो नहीं है, रीनल फंक्शन कराएंगे ए टिपिकल देखने के लिए, क्योंकि आगे ए टिपिकल की या बायोप्सी की इंडिकेशन मैं बताऊंगा। अगर 12 ईयर से ज्यादा एज है तो C3 C4 भी कराएं, ANA कराएं, आप SLE वगैरह को रूल आउट करें, अब है BC स्क्रीनिंग कराएं, HIV स्क्रीनिंग कराएं, और बायोप्सी की एक इंडिकेशन तो सिर्फ, एक इंडिकेशन बायोप्सी की सिर्फ एज है, बायोप्सी की एक इंडिकेशन सिर्फ एज है। ठीक है, इंडिकेशंस फॉर रीनल बायोप्सी इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एटिपिकल, अब सिंपल मैंने इसको इजी करके लिख दिया कि जहां एटिपिकल है ना काम हो रहा, वहां बायोप्सी करानी है। एज थी 2 to 6 ईयर, आपको मैंने मिनिमल चेंज डिजीज की बताई थी। अगर एज एटिपिकल है, या 1 साल से छोटा है या 12 साल से बड़ा है, तो आपने बायोप्सी करानी है। फिर फीचर्स एटिपिकल है नेफ्रिटिक में, यानी नेफ्रिटिक फीचर्स है, जिस तरह नेफ्राइटिस नेफ्रिटिक सिंड्रोम में हाइपरटेंशन और हिमेचूरिया होता है। ठीक है, अगर वो फीचर्स आ गए, हिमेचूरिया और हाइपरटेंशन, तो बायोप्सी करानी है। ठीक है, फिर एटिपिकल लैब्स हैं, आपकी लैब रिपोर्ट्स ये टिपिकल है। कैसी एटिपिकल है, कि RFTs आपके डिरेंज हो गए हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आपकी डेफिशिएंट है, जिस तरह आपको मैंने MPGN में C3 कम था, C4 कम था। ठीक है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में SLE में कॉम्प्लीमेंट कम था। तो अगर इस तरह का कोई मसला है कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी, तो आपने फिर सोचना है, बायोप्सी से पता चल, आप बायोप्सी कराएंगे।
ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट अगर डेफिशिएंसी है तो आपने सोचना कि कोई और कॉज हो सकता है। आर एफ टी डिरेंड है तो भी एटिपिकल, यानी एटिपिकल लैब्स। आपने ब्लड टेस्ट कराए, आपको शक हो रहा है एटिपिकल है, तो आपने C3 कराया, वो लो है। आपने आर एफ टी कराया, वो डिरेंड है, तो ये भी एटिपिकल लैब्स हो गई, तो ये भी एक बायोप्सी की इंडिकेशन है। फिर एटिपिकल कोई इन्फेक्शन है बी, सी, HIV, TB, ये भी इंडिकेशन है। या फिर स्टीरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ये भी एक इंडिकेशन है बायोप्सी की। ठीक है, तो आपने कराया है, स्टीरॉइड्स दिए हैं, 4 वीक्स हो गए हैं, नहीं ठीक हुआ, स्टीरॉयड रेजिस्टेंट डिक्लेयर कर देना है। अब न्यू एडिशन में 4 वीक्स लिखा हुआ है, जो स्टीरॉयड रेजिस्टेंस डिक्लेयर करने के लिए। लास्ट एडिशन में 8 वीक्स था। तो एटिपिकल एज, एटिपिकल फीचर्स नेफ्राइटिस के, एटिपिकल लैब्स जिसमें RFTs की रेंज है, कॉम्प्लीमेंट्स डेफिशिएंसी है, या एटिपिकल इन्फेक्शंस जिसमें FBC, HIV, TB, या स्टीरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या फिर फाइंडिंग ऐसी है जो किसी ऑटो इम्यून डिजीज को सजेस्ट कर रही है, रैश है, एनीमिया है, आर्थराइटिस है। ठीक है, तो ये हमारी इंडिकेशन है बायोप्सी की, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारी एमसीक्यूज की बातें हैं। नेफ्रोटिक्स से मैं देख रहा था कुछ 40 to 50 एमसीक्यूज तो जो पास्ट टाइम में नेफ्रोटिक के ही थे। अच्छा, अब कुछ आपको डेफिनेशंस पता होना जरूरी है आगे चलने के लिए। क्या है एक चीज, रिमिशन यानी ठीक हो गया है। ठीक हो गया है, रिमिशन यानी ठीक हो गया है। ठीक है, रिलैप्स यानी दोबारा बीमार हो गया है। ठीक है, तो रिमिशन कैसे होगा, वो जो टेस्ट से प्रोटीन्यूरिया वो ठीक हो गया फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज, तब हम कहेंगे अब इसको रिमिशन अचीव हो गया है। फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज अगर होगा तो हम कहेंगे इसको रिमिशन अचीव हो गया है। रिस्पॉन्स क्या है कि विद इन इनिशियल 4 वीक्स आपको रिमिशन आ जाए तो रिस्पॉन्स आ गया है। फिर रिलैप्स क्या है, दोबारा बीमार हो गया। दोबारा बीमार का कैसे पता चलेगा, वही टेस्ट, यूरिन डिप्सिक 3+ से ज्यादा, या स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन रेशियो क्रिएटिनिन 2 से ज्यादा फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज, अब आपने उसको रिलैप्स डिक्लेयर कर देना है, दोबारा बीमार हो गया है। फिर है फ्रीक्वेंट रिलैप्स और इनफ्रीक्वेंट रिलैप्स। अब यहां से हिस्ट्री, यहीं से तो हिस्ट्री बनती है नेफ्रोटिक, ये सारी बातें पता होंगी तो आप हिस्ट्री बनाओगे। फिर है फ्रीक्वेंट रिलैप्स और इनफ्रीक्वेंट रिलैप्स। फ्रीक्वेंट क्या है कि वो 6 महीने में कम से कम 2 दफा उसको हुआ हो, या साल में कम से कम 4 दफा हुआ हो। 6 महीने में 2 दफा कम से कम, और साल में कम से कम 4 दफा हुआ तो उसको फ्रीक्वेंट कहेंगे, फ्रीक्वेंट रिलैप्सर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रीटमेंट इस पे डिपेंड करती है। आपका सिनेरियो आएगा, स्टेम आएगा, आपने गेस करना है कि ये कौन सी क्लासिफिकेशन है, फ्रीक्वेंट रिलैप्स है या इनफ्रीक्वेंट रिलैप्स है या स्टीरॉयड डिपेंडेंट है, तो सबकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी, स्टीरॉयड रेजिस्टेंट की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो फ्रीक्वेंट रिलैप्स आपने अगर हो सकता है सिनेरियो ही मुश्किल बना दें, तो आपने सिनेरियो से कंक्लूड करना हो कि ये फ्रीक्वेंट रिलैप्सर है। तो फ्रीक्वेंट रिलैप्सर क्या है, 6 महीने में कम से कम 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी एक से ऊपर हो जाए, 2 हो जाए कम से कम, या साल में ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, कम से कम 4, यानी 3 से ऊपर हो जाए, तो ये फ्रीक्वेंट रिलैप्सर हो। इससे कम होगा तो वो इनफ्रीक्वेंट रिलैप्स होगा। ठीक है, लेस देन 2 in 6 months और लेस देन 4 in 12 months। फिर स्टीरॉयड सेंसिटिव क्या है, जो अचीव रिमिशन अचीव कर ले स्टीरॉयड से। स्टीरॉयड डिपेंडेंट क्या है, ये एक टर्म है, स्टीरॉयड जो कि स्टीरॉयड पे डिपेंड कर रहा है, वो स्टीरॉयड पे डिपेंड कर रहा है कि जब टेपर शुरू किया स्टीरॉयड का तो उसको दोबारा मसला हो गया, या विद इन 2 वीक्स ऑफ स्टॉपिंग स्टीरॉयड, स्टीरॉयड स्टॉप कर दिए, अभी तो गुजारा चल रहा था, लेकिन 2 वीक्स के अंदर अंदर वो दोबारा बीमार हो गया। ठीक है, तो ये भी, इसको कहेंगे स्टीरॉयड डिपेंडेंट। मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ क्योंकि मुझे, अगर ये खुदा ना खास्ता बंद हो गया तो फिर ये मोमेंटम भी टूट जाएगा, और मैं हल्के में पढ़ा देता हूँ, मुझे बस नज़र आ जाए। नहीं, आपको नज़र आएगा ये भी मुझे नहीं पता, क्या करूँ। अगर ब्राइटनेस कम की तो आपको भी शायद कम नज़र आए। नहीं नहीं, ये मेरे लैपटॉप में है। चलो इतनी कर देता हूँ, मैं पता करता हूँ किसी से, पॉज करके थोड़ी देर में। अच्छा, फिर स्टीरॉयड रेजिस्टेंट क्या है कि आपने 4 हफ्ते दे दिए स्टीरॉयड, नहीं ठीक हुआ, फेलियर टू अचीव रिमिशन आफ्टर 4 वीक्स ऑफ डेली स्टीरॉयड थेरेपी। 22nd एडिशन में 4 वीक्स लिखा हुआ है, जो पास्ट MCQ है उसमें 8 वीक्स आंसर है, उसमें 8 है, लेकिन अब ये न्यू एडिशन में 4 वीक्स है, और गाइडलाइंस भी जो थी कि डिको की उसमें 4 वीक्स था, तो अब आपने 4 वीक्स अब से रेजिस्टेंट अब 4 वीक्स में डिक्लेयर कर देते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड दे रहे होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं, ठीक नहीं हो रहा था, तो गाइडलाइंस आहिस्ता आहिस्ता फिर चेंज होती गई। तो ये हमारी डेफिनेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत हाई यील्ड हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट में क्या है, पहले तो ट्यूबरकुलोसिस को रूल आउट करना है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को क्यों रूल आउट करना है
क्योंकि वरना फ्लेयर हो जाएगी ना। अगर आप स्टीरॉयड देंगे ट्यूबरक्लोसिस फ्लेयर हो जाएगी, तो आप चेस्ट से मोनटॉक्स करा के पहले ट्यूबरक्लोसिस को रूल आउट करें, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने स्टीरॉयड स्टार्ट करना है। मैं एक दफ़ा ना पॉज करके एक दफ़ा पता कर लेता हूँ कि मेरी ब्राइटनेस अगर बिल्कुल ज़ीरो होगी तो आपको उसी तरह नजर आएगा, क्योंकि स्क्रीन शेयर हो रही है ना, तो ये ना हो कि फिर वीडियो में भी वही मसला हो। मैं वरना इसका कुछ देखता हूँ कि क्या सॉल्यूशन हो, या तो पॉज करके। तो इशू अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो गया है। लाइट भी आ गई है और चार्जर भी मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो अब हमने ट्रीटमेंट तक आए थे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हमें पहले तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले दिल में एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि जो मर्जी हो, हमने इस पे पूरी एफर्ट करनी है इस पेशेंट के लिए कि ये जल्दी ठीक हो जाए, पेन लेके उसका इलाज करना है। जब यूं दिल में पेन होगी तो अल्लाह हमारी मजीद मदद करेगा, बरकत डालेगा उस इलाज में। तो दिल में कहना है कि नहीं होने दूंगा अपने पेशेंट को मैं अफसुर्दा, नहीं होने दूंगा अपने पेशेंट को मैं अफसुर्दा, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा उसका ये गुर्दा। ठीक है, ये मोटिवेशन दिल में करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है कि ये जल्दी ठीक हो जाए, और साथ साथ ही अल्लाह का नाम लेके इलाज का आगाज करना है। तो ट्रीटमेंट जो है उससे पहले क्या करना है, हमने हमने ट्यूबरकुलोसिस को रूल आउट करना है, क्योंकि अगर हम स्टीरॉयड स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस फ्लेयर हो सकती है। तो आपने चेस्ट एक्सरे मोनटॉक्स कराना है, आपने देखा होगा प्रैक्टिकली कराते होते हैं, फिर हम स्टीरॉयड स्टार्ट करते होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, स्टीरॉयड की क्या डोज है ये भी चेंज हो गई है प्रीवियस एडिशन से, कि 60 mg पर मीटर स्क्वायर पर डे या 2 mg पर केजी पर डे। पहले 2 mg पर केजी पर डे नहीं लिखा होता था। ठीक है, तो 60 mg पर केजी पर डे या 2 mg पर केजी पर डे फॉर 4 to 6 वीक्स। ठीक है, फिर 4 to 6 वीक्स ये डोज दी। फर्स्ट इनिशियल एपिसोड, ये पहली दफा जब नेफ्रोटिक हुआ है, तो 4 to 6 वीक्स स्टीरॉयड टेपर नहीं करना। रिलैप्स में उसी दिन टेपर कर देना है जब रिलैप्स आ जाए। ये फर्क है रिलैप्स की ट्रीटमेंट में और इनिशियल एपिसोड की ट्रीटमेंट में। तो 60 mg पर मीटर स्क्वायर पर डे या 2 mg पर मीटर स्क्वायर पर डे फॉर 4 to 6 वीक्स। ठीक है, फिर उसके बाद टेपर करना है 40 mg पर मीटर स्क्वायर पर डे या 1.5 mg पर केजी पर डे ऑन ऑल्टरनेट डेज। फिर ऑल्टरनेट डे रेजीम पे ले जाना है फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स। ठीक है, और उसके बाद जो आगे की ड्यूरेशन है वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल कहते हैं बुक। वो कहते हैं कि एविडेंस ये कहता है कि स्टीरॉयड का 12 वीक्स से ज़्यादा कोर्स कोशिश करनी है ना करें, इसलिए जो गाइडलाइंस है कि डीगो की उसमें 12 वीक्स के बाद स्टॉप कर दिए गए हैं स्टीरॉयड्स को। क्यों, वो कहते हैं इंक्रीज साइड इफेक्ट्स विदाउट इंप्रूविंग आउटकम्स, यानी आउटकम इंप्रूव नहीं हो रहा लेकिन साइड इफेक्ट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये इसका इनिशियल ट्रीटमेंट का आपका क्लाउड है कि 60 से या 2 से 4 to 6 वीक्स, और 40 से या 1.5 से नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स। ठीक है, फिर बाकी चीज़ें ट्रीटमेंट में हमने साथ साथ रखनी है, जो जो मसाइल हैं। एडीमा मैनेजमेंट, एडमिट करना है अगर सिवियर जेनिटल एडीमा हो, सिवियर जेनिटल एडीमा स्क्रोटल एडीमा वाले को एडमिट करना है। ठीक है, लार्ज इफ्यूजन्स हो या एसाइटिस हो इनको एडमिट करना है। ठीक है, ये वाला एडीमा सिवियर है। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करनी है, लेस देन 1500 mg पर डे, लेस देन 1500 mg पर डे सॉल्ट। वाटर रिस्ट्रिक्शन अगर हाइपोनेट्रीमिया है, सोलन स्क्रोटम को एलिवेट कर स्क्रोटल सपोर्ट उसको पहनाए। ठीक है, फिर डायूरेटिक्स में जो फिरोजामाइड है ये कॉशियसली देना है, क्योंकि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन पहले पहले ही है, तो एकियाई का रिस्क होगा, आरवीटी का रिस्क होगा, इसलिए फिरोजामाइड कॉशियसली देना है। जो लॉन्ग केस की बुक्स हैं उनमें फिरोजामाइड की क्या इंडिकेशन लिखी हुई है कि अगर टेंस एसाइटिस हो विद इमिनेंट स्किन रप्चर और प्लूरल इफ्यूजन विद मीडियस्टिनल शिफ्ट। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन विद मीडियस्टिनल शिफ्ट और टेंसिसाइटिस विद इमिनेंट स्किन स्किन रप्चर, ये इंडिकेशन लिखी हुई है डायूरेटिक्स की लॉन्ग केसेस में हम पढ़ते होते हैं। और फिर कब एल्ब्यूमिन देना है, अगर एडीमा के साथ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन है, यानी ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे है, आपका हार्ट रेट ज्यादा है, हीमो कंसेंट्रेशन, यानी इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन प्लस एडीमा, तब हमने एल्ब्यूमिन देना है। ठीक है, एल्ब्यूमिन, और जाहिर सी बात है एल्ब्यूमिन जब भी हम लगाते हैं प्रैक्टिकली भी तो साथ लेसिस लगाते हैं ना फिरोजामाइड, तो एल्ब्यूमिन प्लस देन फिरोजामाइड। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन की इंडिकेशन इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन, डायूरेटिक्स की
इंडिकेशन प्लूरल फ्यूजन विद मीडियस्टिनल शिफ्ट, 10 सोसाइटीज विद इमिनेंट स्किन रप्चर। ठीक है, बाकी मॉनिटरिंग करनी है, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट्स, आरएफटीज। ठीक है, और एल्ब्यूमिन भी रैपिड नहीं लगानी है, अगर रैपिड लगाएंगे तो ओवरलोड का खतरा होगा, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। ठीक है, तो ये है एडिमा। फिर डिसलिपिडीमिया में जाहिर सी बात है डाइटरी फैट को कम करना है, टोटल फैट लेस देन 30% ऑफ द कैलोरीज, उनमें से सेचुरेटेड सिर्फ लेस देन 10% होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल इनटेक लेस देन 300 mg पर डे। ठीक है, फिर एसबीपी, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरोटिनाइटिस। ठीक है, इसमें क्या है, वही अगर एब्डोमिनल पेन और फीवर के साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा आए तो उसको आपने लाइट नहीं लेना, उसको फौरन अर्जेंट आपने उसका वर्कअप कराना है और एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा, साथ फीवर है और पेट दर्द है, आपने सोचना है कि कहीं एसबीपी तो नहीं हो रहा शुरू। ठीक है, थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना है, कल्चर्स भिजवाने हैं आपने, पैरासिंथेसिस करके उसका सेल काउंट, कल्चर, ग्राम स्टेनिंग के लिए भेजना है। ठीक है, और प्रॉम्प्ट एंटीबायोटिक्स एम्पिरिकली स्टार्ट कर लेनी है वंस यू हैव सेंड द कल्चर्स। ठीक है, आप जब ये भेजोगे फ्लूइड तो उसमें क्या डायग्नोस्टिक्स कट ऑफ होगा कि पेरिटोनियल डब्ल्यूबीसीज अगर 250 से ज्यादा हैं, पेरिटोनियल डब्ल्यूबीसीज अगर 250 से ज्यादा हैं तो इट स्ट्रांगली सजेस्ट एसबीपी। ठीक है, फीवर, एब्डोमिनल पेन एंड पेरिटोनियल पेरिटोनियल साइंस। और ऑर्गेनिज्म में क्या है, न्यूमोकोकस, स्ट्रेप निमोनिया। स्ट्रेप निमोनिया इसका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है, एमसीक्यू है ये, हम इकोलाई कर देते होते हैं, नहीं स्ट्रेप निमोनिया है, और आपने इसके लिए आईवी थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन स्टार्ट करनी है। न्यूमोकोकस के लिए, स्ट्रेप निमोनिया के लिए, एसबीपी का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप निमोनिया, एमसीक्यू। अभी साथ ही इसको कर लें तैयार। ठीक है, फिर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी होता है, उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन डॉपलर कराएंगे, ट्रीटमेंट में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, ये भी एमसीक्यू है। बाकी ओबेसिटी, शॉर्ट, ये स्टीरॉयड के जो साइड इफेक्ट्स हैं ना, ये आगे मैंने बताने हैं आपको इंशाल्लाह। ठीक है, ये फर्स्ट एपिसोड थी, और रिलैप्स बुक क्या कहती है कि 60 से स्टार्ट करना है अंटिल रिमिशन, वहां 4 to 6 वीक्स थे, लेकिन यहाँ जैसे ही रिमिशन आएगा तो उसके बाद 40 पे यानी ऑल्टरनेट डे रेजीम पे ले जाना है। ठीक है, ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलैप्सेस ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड, वो डिपेंड करता है फिर पेशेंट टू पेशेंट। अब आ गया स्टीरॉयड डिपेंडेंट, हमने स्टीरॉयड वाला कर लिया, अब स्टीरॉयड डिपेंडेंट क्या था, कि स्टीरॉयड टेपर करते हुए या स्टीरॉयड को स्टॉप करने के बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिलैप्स आ जाए, वो स्टीरॉयड डिपेंडेंट थे। और फ्रीक्वेंट रिलैप्सर वो क्या थे, कि 6 महीने में कम से कम 2 दफा हो जाए या 1 ईयर में कम से कम 4 दफा हो जाए तो ये दे। फिर ये जो है ना स्टीरॉयड डिपेंडेंट और फ्रीक्वेंट रिलैप्सर, इनका एमएलसी काट देना है, कि यार तुम तो यार तंग कर रहे हो हमें, तो तुम्हारा हम एमएलसी काट देते हैं ताकि तुम हमें तंग करना बंद करो। ठीक है, एम से माइकोफिनोलेट, एल से लिविमाजोल, और सी से साइक्लोफॉस्फोमाइड। ठीक है, एमएलसी काट देना है हमने, लेकिन पहले तैयार साइक्लोफॉस्फेमाइड करना है, ये ज्यादा लॉन्ग टर्म रिमिशन को इंड्यूस करता है। ठीक है, और इसमें एमसीक्यूज की बातें आती हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो आपके एमसीक्यू में आपने, ठीक है, इसका स्टीरॉयड डिपेंडेंट है या फ्रीक्वेंट रिलैप्सर है उसका एमएलसी काट देना है, और अगर स्टीरॉयड रेजिस्टेंट है तो फिर तो साइक्लोस्पोरिन, टेक्नोलिमस, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स ही बन गए, बच गए हैं। तो स्टीरॉयड डिपेंडेंट साइक्लोफॉस्फेमाइड, 2 mg पर केजी ओडी फॉर 8 to 12 वीक्स। ठीक है, और साथ ऑल्टरनेट डे स्टीरॉयड लगा इनको देना है। ठीक है, और क्या साइड इफेक्ट्स है साइक्लोफॉस्फेमाइड के, ये एक्चुअली जब आप लॉन्ग केसेस में पढ़ेंगे तो उसकी और डिटेल में जाएंगे कि पहले रिमिशन अचीव करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर उसको साथ अलोंग विद स्टीरॉइड लेके जाते हैं, लेकिन बुक में इतना ज़्यादा नहीं लिखा, वो लॉन्ग केस की डिटेल्स अलहदा होंगी। ठीक है, तो साइड इफेक्ट्स क्या देखते हैं साइक्लोफॉस्फामाइड, ये साइक्लोफॉस्फामाइड सीपीए है, साइक्लो फॉस्फामाइड, फॉस्फामाइड, सी से सिस्टाइटिस, हेमरेजिक सिस्टाइटिस, सी से कैंसर का रिस्क, पी से पैनसाइटोपिनिया, पी से पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पी से पैनसाइटोपिनिया, पी से पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ए से एलोपेशिया, ए से एजोस्पर्मिया। ठीक है, पैनसाइटोपिनिया तो हमने अगर WBC 500 से कम हो जाए तो इसको स्टॉप करना है। ठीक है, बाकी एलोपेशिया, एजोस्पर्मिया, ये इसके साइड इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके। ठीक है, साइक्लोफॉस्फामाइड, सिस्टाइटिस कैंसर, पी से पैनसाइटोपिनिया, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ए से एलोपेशिया, एजोस्पर्मिया। ठीक है, तो ये साइक्लोफॉस्फामाइड के साइड इफेक्ट्स हैं। फिर
माइकोफेनालेट, लेविमाजोल, रिटुक्सीमैब। ठीक है, ये हमारे स्टीरॉयड डिपेंडेंट और फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस की ट्रीटमेंट है। फिर स्टीरॉयड रेजिस्टेंट की क्या ट्रीटमेंट है? रेजिस्टेंट वो वाले जो एंड में पढ़े थे, मैंने आपको क्या बताया था, जो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है वो सिर्फ 20% स्टीरॉयड से ट्रीट होता है, यानी 80% वो भी रेजिस्टेंट होता है। और जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये तो वैसे ही रेजिस्टेंट टू स्टीरॉयड है। तो इनके लिए क्या देना है? साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस। साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस जो कि कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स हैं, इनके साइड इफेक्ट में नेफ्रोटॉक्सिसिटी और हाइपरटेंशन कॉमन है, इसलिए इससे पहले हम आरएफटीज कराते होते हैं जब ये शुरू कराने होते हैं, बायोप्सी भेजते हैं इससे पहले। ठीक है, तो साइक्लोस्पोरिन टेक्रोलिमस के कॉमन साइड इफेक्ट्स में नेफ्रोटॉक्सिसिटी और हाइपरटेंशन है। बाकी हिस्सुटिज्म, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट आएगी साइक्लोस्पोरिन में। साइक्लोस्पोरिन में हिस्सुटिज्म, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, और टेक्रोलिमस में हाइपरग्लाइसीमिया इंपॉर्टेंट है। फिट्स, हाइपरग्लाइसीमिया, सीजर्स, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, फिर इसके अलावा आपने प्रोटीन्यूरिया को रिड्यूस करने के लिए एस इनहिबिटर्स आप देते होते हैं इनको। ठीक है, तो ये आपकी मेडिसिन है। एस इनहिबिटर्स का क्या कॉन्सेप्ट है आपको पता है? जो एस के एंजियोटेंसिनोजन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, 1 2 में। और जो 2 है, ये क्या करता है? ये इफ्रंट आर्टीरियोल की क्या करता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, इफ्रंट आर्टीरियोल की कंस्ट्रिक्शन करता है। वेजो कंस्ट्रिक्टर है ये 2, तो इफ्रंट आर्टियोल की कंस्ट्रिक्शन करता है। अब अगर हम इस इनहिबिटर दे दें तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये एंजियोटेंसिन 2 कम बनेगा, तो इफरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रिक्शन की बजाय डायलेट हो जाएगी। तो ये एफरेंट है, ये इफरेंट है, ये ग्लोमेरुलस है। तो अगर ये डायलेट हो गई, तो जब ये डायलेट हो जाएंगी तो अब क्या होगा? इस एरिया में स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा, इस एरिया में इंट्राग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर जो कैपिलरी प्रेशर कम हो जाएगा, इस एरिया में स्ट्रेस कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है लीकेज कम हो जाएगा। इसलिए जहां प्रोटीन्यूरिया है, आपको पता होना चाहिए कि एस इनहिबिटर्स का प्रोटीन्यूरिया में इंपॉर्टेंट रोल है। ये ये क्लाउड होगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि एस प्रोटीन्यूरिया में एस इनहिबिटर देना होता है, और क्यों देना होता है उसका भी बता दिया आपको। ठीक है, तो वही लिखा कॉन्सेप्ट। एंजियोटेंसिन 2 हमें पता है कि इफरेंट आर्टीरियोल वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। एस इनहिबिटर्स होंगे तो एंजियोटेंसिन 2 कम होगा, तो इफरेंट आर्टीरियोल की डायलिटेशन होगी, तो इंट्रा ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर कम होगा, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में और स्लिट डायफ्राम में कम स्ट्रेस होगा, तो कम लीकेज होगी एल्ब्यूमिन की। तो ये एस इनहिबिटर की है। फिर इम्यूनाइजेशन इसकी है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो न्यूमोकोकल वैक्सीन देनी है, आपको बताया ही था, एसबीपी करा देगा, न्यूमो स्टेप निमोनिया, न्यूमोकोकल वैक्सीन। ठीक है, ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देंगे। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट है ना, इनकी इम्यूनिटी पहले ही कम हुई हुई है, तो आपने इनको हर तरह के इन्फेक्शन से बचाना है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि लाइव वैक्सीन नहीं देनी जब तक प्रेडनिसोलोन 1 mg पर केजी से ऊपर है। ठीक है, या 2 mg पर केजी ऑल्टरनेट डे, यानी 1 mg पर केजी से कम डोज अगर नहीं हुई तो प्रेडनिसोन जो है, प्रेडनिसोलोन नहीं देना। तो नो लाइव वैक्सीन, जब तक ये डोज नहीं हुई तब तक आपने लाइव वैक्सीन नहीं देनी। तो नो लाइव वैक्सीन वाइल ऑन प्रेडनिसोलोन 1 से ऊपर ऊपर डोज है अगर, या साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, जो स्टीरॉयड रेजिस्टेंट में हमने पढ़ी थी, या साइक्लोफॉस्फेमाइड। जब ये मेडिसिन चल रही हैं तो स्टीरॉयड तब तक आपने नहीं देना। आप सॉरी ये जब जब ये चल रही हैं, प्रेडनिसोलोन, साइक्लोस्पोरिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड, तब तक लाइव वैक्सीन नहीं देनी है आपने। इसकी क्या वजह है आपको पता है? प्रेडनिसोलोन जो है ये टी सेल सप्रेशन कराता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कम करता है ना। और लाइव वैक्सीन को तो चाहिए होती है इंटैक्ट सेलुलर इम्यूनिटी, लाइव वैक्सीन को इंटैक्ट सेलुलर इम्यूनिटी चाहिए होती है, इसने तो इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया है। तो लाइव वैक्सीन ऑर्गेनिज्म जो है फिर वो अनकंट्रोलेबली रेप्लिकेट करेंगे और वैक्सीन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन का खतरा होगा। इसलिए लाइव वैक्सीन आपने नहीं देनी है अगर स्टीरॉयड 1 से ऊपर डोज है, साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोफॉस्फेमाइड है। ठीक है, इसकी भी डिटेल्स, इनकी बहुत डिटेल्स लॉन्ग केसेस में आएंगी, लेकिन अभी बुक से ज़्यादा दूर नहीं जाना। फिर पोलियो वैक्सीन सिबलिंग्स में अवॉइड करनी है, वही बात। ओरियल पोलियो वैक्सीन लाइव है ना। ठीक है, तो क्या होता है? फीकल शेडिंग होगी, फीसेस में शेडिंग हो रही होगी, अगर सिबलिंग ने वैक्सीन लगाई है तो। ओरल नहीं लगानी, आईपीवी लगा सकते हैं, ओरल लाइव है। तो प्रोलॉन्ग फीकल शेडिंग इन द वैक्सीनेटेड सिबलिंग, क्लोज हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, तो ट्रांसमिशन हो सकती है टू इम्यूनोसप्रेस्ड चाइल्ड, तो वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फीकल शेडिंग होगी वैक्सीनेटेड सिबलिंग की, ये हमें पता ही है पोलियो में, हम बल्कि वैक्सीनेशन में इसका जिक्र भी करेंगे। फिर अगर वेरिसेला का एक्सपोजर हो गया तो फौरन से पहले उसको वेरिजेला की इम्यूनोग्लोबुलिन लगा दो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वेरिजेला लाइव वेरिसेला वायरस के साथ इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट पहले ही है,
तो सिवियर डिसेमिनेटेड डिजीज का रिस्क होगा। अगर इसको वेरिसेला हो गया तो उसको फौरन इम्यूनोग्लोबुलिन लगा दो, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। ये वेरिसेला जब हम पढ़ेंगे तब भी जिक्र करेंगे। तो वेरिसेला का एक्सपोजर हुआ तो वीजीआईजी लगा दिया। फिर हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स को लाइव वैक्सीन रिसीव कराएं। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा? अगर मेरे इर्द गिर्द वाले लोग बीमार नहीं होंगे तो मैं भी बीमार नहीं होऊंगा, मैं उनसे कैच करने का कम चांस होगा, तो इन्फेक्शन ट्रांसफर का रिस्क का चांस कम हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे नेफ्रोटिक है, मेरे भाई ने अगर वैक्सीन लगाई है, तो मैं उससे 3 से 6 हफ्ते दूर रहूंगा। डायरेक्ट एक्सपोजर मेरा जीआई सिक्रीशंस और रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस किसी भी तरह मुझे उससे मसला हो सकता है। तो अगर भाई ने वैक्सीनेशन लगाई है, मुझे नेफ्रोटिक है, तो भाई 3 से 6 हफ्ते मेरे से दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन वायरस जो है वो शेड होता है इन जीआई एंड रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। तो अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर टू जीआई एंड रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस ऑफ वैक्सीनेटेड कॉन्टेक्ट फॉर 3 to 6 वीक्स आफ्टर वैक्सीनेशन। फॉर 3 to 6 वीक्स आफ्टर वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन वाली बातें यहाँ से एमसीक्यूज की बातें आती होती हैं। ठीक है, न्यूमोकोकल ईयरली इन्फ्लुएंजा, नो लाइव वैक्सीन जब तक प्रेडनिसोलोन, साइक्लोस्पोरिन और साइक्लोफॉस्फामाइड चल रही हैं। ठीक है, प्रेडनिसोलोन जब तक 1 से ऊपर डोज है। ठीक है, और सिबलिंग्स में पोलियो लगाओगे तो मसला हो सकता है। वेरिसेला, ठीक है, वेरिसेला अगर एक्सपोजर हो गया तो वेरिसेला का इम्यूनोग्लोबुलिन लगा देना है। ठीक है, और हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स को वैक्सीन लगाओ ताकि इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, पोलियो का मैंने कहा था अवॉइड करो, उनको लगाओ वैक्सीनेशन। लेकिन अगर उनको वैक्सीनेशन हुई है तो उनको 3 से 6 हफ्ते दूर रखो ताकि जीआई और रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से स्प्रेड ना हो। तो डेट्स ऑल अबाउट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसकी अच्छी सी समरी करते हैं। ठीक है, क्या है, सारी बातें ही तकरीबन मैंने कोशिश की है, इधर लिख दूं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया था, उसकी क्या क्राइटेरिया था? 40 mg/m² से ज़्यादा था। या स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन क्रिएटिनिन जो रेशियो है वो 2:1 से ज़्यादा है। ठीक है, टेट्राइड क्या था? प्रोटीन यूरिया आपको बता दिया। एल्ब्यूमिन 2.5 से कम, लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा, और एडीमा। ठीक है, यूरिन डिप्स्टिक यूजली 3+to 4+। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया क्या ना कर। ठीक है, तो फिर बाकी प्रोग्रेशन एडिमा की कैसी है? मॉर्निंग पेरिऑर्बिटल एडिमा, आहिस्ता आहिस्ता बाद में डिपेंडेंट एरियाज में लेग्स में बढ़ता जाएगा, इनर सर्का होगा, एक्साइटिस प्लूरल इफ्यूजन तक बात जा सकती है। ठीक है, मैकेनिज्म प्रोटीन्यूरिया का मैकेनिज्म आपको डिटेल में बता ही दिया, थ्रोम्बोसिस क्यों है ये। ठीक है, मैंने वैसे आपकी रिवीजन के लिए लिखा है। और प्राइमरी कॉजेज में मिनिमल चेन डिजीज, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ये किड्स में कॉमन है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी ओल्डर, और फिर मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिक्स्ड। मिनिमल चेन डिजीज की एज क्या है? 2 to 6 ईयर्स। लाइट माइक्रोस्कोप नॉर्मल है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एफेसमेंट ऑफ फुट प्रोसेसेस ऑफ फोटोसाइट्स नजर आएंगे। ठीक है, और ये स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव है इन ग्रेटर देन 95%। जान शुरू हो गई है, इसको हम करते हैं, दोबारा पॉज कर रहे हैं। अच्छा, तो हम कहाँ थे? फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या था? इसमें हिमेचूरिया हाइपरटेंशन का ज्यादा चांस होता है, सीकेडी में जाने का ज्यादा चांस होता है, और एसोसिएशन थी एचआईवी, हीरोइन और सिकल सेल से। स्टीरॉयड का रिस्पांस पुअर था, 15 to 20% था बस। ठीक है, फिर मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, इसमें क्या होगा? ओल्डर ओल्डर लोगों में होगा ये। ठीक है, थिक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, आपको डायग्राम दिखाई थी, सब एपिथेलियल स्पाइक एंड डोम आपको दिखाई थी। फिर एसोसिएशन में एस से याद कराया था, एसएलडी, सॉलिड ट्यूमर्स, सॉल्ट्स में पेनिसिलामीन गोल्ड, सिस्टेमिक इन्फेक्शंस, उसमें मलेरिया, हेप बी सी। ठीक है, स्टीरॉइड रेजिस्टेंट होते हैं ये, स्टीरॉइड रेजिस्टेंट। फिर मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ये नेफ्रिटिक प्लस नेफ्रोटिक प्लस परसिस्टेंटली लो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ट्रैम ट्रैक थी उसमें अपीयरेंस लाइट माइक्रोस्कोप में। टाइप 1 में सब एंडोथीलियल डिपॉजिट से, टाइप 2 में इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट से। ठीक है, फिर इनिशियल वर्कअप में हमने क्या कराना है? वो आपको सारा पेल जो आपको नेमोनिक बताया था उसी से आपने वर्कअप, ये सोचना है पेल और आपको नेमोनिक याद, अब डिजीज याद आ जाएगी। वैसे भी आपको कॉन्सेप्ट भी अब इसका है। ठीक है, प्रोटीन यूरिया के लिए फिर स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन रेशियो क्रिएटिनिन एल्ब्यूमिन लिपिड्स। ठीक है, एज 12 ईयर्स से ज़्यादा है तो C3 C4 ANA SLE वगैरह के टेस्ट, Hep B C HIV। ठीक है, और बायोप्सी की भी वो इंडिकेशन है। बायोप्सी की इंडिकेशंस क्या है? एटिपिकल एज, एटिपिकल फीचर्स यानी हाइपरटेंशन हेमेचूरिया, एटिपिकल लैब्स यानी RFTs और कॉम्प्लीमेंट डिरेंज, सिस्टेमिक फीचर्स, स्टीरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, और सिस्टेमिक फीचर्स जो है ये वो वाले मैं कहना चाह रहा हूँ जो जो आपको बता रहा हूँ कि ये कोई रैश आर्थराइटिस वगैरह आ रहे हैं। ठीक है,
डेफिनेशन कुछ थी, रिमिशन थी, ठीक है, 3 दिन में ठीक है सारा कुछ ट्रेस है या जीरो प्रोटीन। फिर रिलैप्स क्या था, 3 दिन हो गए हैं, ठीक है, और दोबारा हो गया, ठीक है। ठीक है, रिमिशन, रिलैप्स के 3 दिन दोबारा खराब है, 3 दिन हो गए हैं और प्रोटीनूरिया ज्यादा है और स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन रेशो क्रिएटिनिन ज्यादा है, ठीक है। बाकी इनिशियल स्टीरॉइड्स कैसे स्टार्ट करने हैं, प्रेडनिसोलोन 2 mg पर केजी पर डे, ठीक है, ये 4 to 6 वीक्स देना है। उसके बाद 1.5 mg पर केजी ऑल्टरनेट डे फॉर 40, यानी 40 या 40 mg पर केजी पर मीटर स्क्वायर, 40 mg पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है, 4 to 6 वीक्स, ठीक है, यानी 60 से mg पर मीटर स्क्वायर पर डे या 2 mg पर केजी पर डे। फिर 40 mg पर मीटर स्क्वायर पर डे या 1.5 mg पर केजी पर डे ऑल्टरनेटिव डे में। ये था हमारा ऑल्टरनेट डे रिजीम पे, ठीक है। ये है इनिशियल स्टीरॉइड इनिशियल। जब रिलैप्स था, रिलैप्स में बस ये फर्क था कि आपने जिस दिन रिमिशन जिस दिन वो ठीक हो गया उसी दिन आपने ऑल्टरनेट डे रिजीम पे रह गए, ठीक है। तो ये स्टीरॉयड का हो गया। फिर एडिमा को मैनेज करने के लिए क्या बात की थी हमने, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन थे, डायूरेटिक्स की कुछ इंडिकेशंस बताई थी, लेकिन ध्यान से कॉशियसली देना है। डायूरेटिक्स में मैंने कहा था कि बहुत टेंसिसाइटीज हो विद इमिनेंट स्किन रप्चर, ठीक है, या प्लूरल इफ्यूजन विद मीडिएशनल शिफ्ट हो तो सोचना है इसका, ठीक है। और अगर इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन हो तो एल्ब्यूमिन प्लस फ्यूरोजामाइड, ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेशन में हमने एसबीपी की बात की थी। आप पैरासिंथेसिस कराएंगे तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो 250 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसके लिए, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन देंगे। फिर अगर थ्रोम्बोसिस हो तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, देन वॉफरमीन, हेपरिन है शुरू में, हेपरिन तेजी से एक्ट करेगी, ठीक है। फिर अगर फ्रीक्वेंट रिलैप्सर हो या स्टीरॉयड डिपेंडेंट हो, फ्रीक्वेंट रिलैप्सर हो या स्टीरॉयड डिपेंडेंट हो तो आपको स्टीरॉयड एमएलसी कटवाने का कहा था। एम से माइक्रोफिनोलेट, एल से लिविमाजोल, सी से साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड पहले आपने करना है, और रिटुक्सीमैब एक एक्स्ट्रा आप कर लें इसको। और फिर स्टीरॉयड रेजिस्टेंट में क्या था, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स यानी साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस, और एस इनहिबिटर्स प्रोटीनूरिया के लिए देंगे। हाई डोज जब थी स्टीरॉयड के तो लाइव वैक्सीन आपने नहीं दी थी, ठीक है। तो ये हमारा एक क्लाउड, एक फास्ट रैपिड रैपिड गो थ्रू हो गया हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, ठीक है। इसकी एक और रिवीजन एक कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा था जब मैंने पहली दफ़ा हाउस जॉब में नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ा था, तब ये मैंने लिखा था। और बल्कि तब मेरे कुछ टीचर्स थे तो उन्होंने कहा था कि आपको तो पढ़ाना चाहिए, तब मैंने नेफ्रोटिक एक तरह से पढ़ाया था। जाहिर सी बात है आगे तो पीजीज वगैरह थे, मुझे इतना तो नहीं था नेफ्रोटिक का, लेकिन अपने जुनून से मैंने उसको किया था। जो मेरा पहला एक तरह से क्लास या किसी को पढ़ाया था वो नेफ्रोटिक था, जो हाउस जॉब में था। तो क्या है प्रोटी, ये तब मैंने पोइट्री लिखी थी उस दिन क्या था ये, कि इसको अब हमने पोइट्री का मकसद क्या है, मैं आपको नेफ्रोटिक एक फास्ट रिवाइज कराना चाह रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, यानी उसकी जो बातें आएंगी इंपॉर्टेंट वो हम बातें साथ साथ रिवाइज करेंगे। कि प्रोटीन से भरा हुआ है उसका ये पेशाब, प्रोटीन से भरा हुआ है उसका ये पेशाब, जिस्म में है उसके आब ही आब। प्रोटीन से भरा हुआ है उसका ये पेशाब, जिस्म में है उसके आब ही आब। एल्ब्यूमिन गिरा पर लिपिड है बेहिसाब, एल्ब्यूमिन गिरा पर लिपिड है बेहिसाब। स्टीरॉयड और साइक्लोफॉस्फामाइड ने कर दी फिर उसकी हालत खराब। अब ये पोइट्री बताने का मकसद ये है कि हर लाइन में मैं आपको कुछ ना कुछ रिवाइज कराऊंगा। जहाँ है प्रोटीन से भरा हुआ है उसका ये पेशाब, वहाँ प्रोटीन यूरिया का क्राइटेरिया रिवाइज करेंगे। क्या है प्रोटीन यूरिया नेफ्रोटिक का, डिस्ट्रिक्ट में 3+3+ से ऊपर, स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन रेशो क्रिएटिनिन 2 से ज़्यादा, 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन ग्रेटर देन 40 mg पर मीटर स्क्वायर पर आर, या ग्रेटर देन 1000 mg पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो इस लाइन से पोइट्री की हमारा प्रोटीन यूरिया रिवाइज हुआ। फिर जिस्म में है उसके आब ही आब, जिस्म में है उसके आब ही आब यानी इडीमा है उसको। इडीमा रिवाइज कर लेते हैं, इडीमा की बातें। इडीमा प्रोग्रेस कैसे किया था, अर्ली मॉर्निंग पेरिऑर्बिटल इडीमा था, बाद में क्या होता है डिपेंडेंट इडीमा लोअर लिम्स में, या सीवियर जनरलाइज्ड इडीमा एनएसआर का हो सकता है, थर्ड स्पेसिंग हो सकती है, एसआईटीज और प्लूरल इफिजन हो सकती है। तो ये इडीमा की रिवीजन है। फिर एल्ब्यूमिन गिरा पर लिपिड है बेहिसाब, यानी एल्ब्यूमिन कम है लेस देन 2.5, और लिपिड है ज्यादा यानी ग्रेटर देन 200। फिर स्टीरॉयड और साइक्लोफॉस्फामाइड ने कर दी उसकी हालत खराब। ये इसलिए मैंने लिखा है ताकि आप इन दोनों के साइड इफेक्ट्स दोबारा रिवाइज कर लें। साइक्लोफॉस्फामाइड का क्या साइड इफेक्ट था, साइक्लोफॉस्फामाइड यानी CPA, सी से सिस्टाइटस हेमरेजिक सिस्टाइटस, और सी से कैंसर का रिस्क,
पी से पैनसाइटोपिनिया। इस तरह के अगर WBC 500 से कम हो जाए, क्योंकि पहले ही इम्यूनो सप्रेशन स्टेट में है, उनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो WBC अगर 500 से कम हो जाए तो उनको स्टॉप कर देना है साइक्लोफॉस्फामाइड को। और पी से पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और ए से एलोपेशिया, और ए से एजोस्पर्मिया। ये तीन इसके साइड इफेक्ट्स आपने इसके मेमोराइज करने हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड के इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। फिर स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स भी आपको वैसे पता है, लेकिन रिवीजन के लिए, कि रिवीजन आपकी टाइमली हो जाए, मैंने इसको भी निमोनिक फॉर्म में आपको रिवाइज करा दूंगा। वैसे आपको पहले ही पता है स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट्स, और इन साइड इफेक्ट्स की रीजन इंशाल्लाह मैं एंडो में बताऊंगा अभी जब हम कुशिंग पढ़ेंगे। सी से कैटरेट्स, कुशिंगॉइड ही इसका निमोनिक है, कुशिंगॉइड, कुशिंगॉइड। अब कैटरेक्ट ये कोई इंपॉर्टेंट है, एक सिनेरियो आता होता है कि कैटरेक्ट हो गया है एक नेफ्रोटिक के बच्चे को, तो अब क्या करेंगे हम उसको सेकंड, हम उसको स्टीरॉइड स्पेयरिंग एजेंट देंगे, हम उसको साइक्लोफोसफामाइड स्टार्ट कराएंगे। ठीक है। तो ये वजह है, आपको साइड इफेक्ट्स भी पता होने चाहिए। सी से कुशिंगॉइड, यू से अल्सर, पेप्टिक अल्सर बनते हैं, एस से स्ट्राया, स्किन थिनिंग। ठीक है। एच से हाइपरटेंशन, हिर्सुटिज्म। आई से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे, इनको इन्फेक्शन होंगे। एन से नेक्रोसिस ऑफ द फेमोरल हेड, एन से नेक्रोसिस ऑफ द फेमोरल हेड। जी से ग्लूकोज इंटॉलरेंस, डायबिटीज, जी से ग्लूकोज इंटॉलरेंस और डायबिटीज। ओ से ऑस्टियोपोरोसिस और ओबेसिटी। आई से इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, और डी से डिप्रेशन, मूड चेंजेस, साइकोसिस। डी से डिप्रेशन, मूड चेंजेस, साइकोसिस। तो ये हमें वैसे भी पता है, लेकिन ये इस नेमोनिक का ये फायदा हो गया कि हमने कोई मिस नहीं हुई चीज़, हमसे अक्सर पूछ लेते हैं साइड इफेक्ट्स, तो हमारे जहन में होने चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा इस तरह हमारा इसका ये रिवाइज हो गया। अब इंशाल्लाह MCQ सॉल्व करने में अल्लाह हमारी हेल्प करे। हम स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 3, लॉन्ग टर्म ड्रग कॉजिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आपको शुरू में जब सेकेंडरी कॉजेज कराए थे उसमें आपको बताया था, तो पेनिसिलामीन। फिर MCQ नंबर 6, सिंपल उसने मिनिमल चेन डिजीज का सिनेरियो दिया हुआ है, सोर थ्रोट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, स्टीरॉइड का रिस्पॉन्स भी आ गया। ठीक है। तो रिस्पॉन्स आ गया, मिनिमल चेन डिजीज में आ जाता है ना रिस्पॉन्स। फिर MCQ नंबर 39, फेशियल पफिनेस प्लस एसाइटिस प्लस प्रोटीन यूरिया, लेकिन C3 नॉर्मल है, आपने स्टीरॉइड स्टार्ट कर देने हैं, आप सिंपल मिनिमल चेन डिजीज का सिनेरियो है। फिर MCQ नंबर 52, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, पोस्टरल हाइपोटेंशन, क्योंकि हमने बात की थी लो प्लाज्मा वॉल्यूम वाली, मैंने बात की थी इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन वाली बात की थी, इस वजह से इनको यही एक इंडिकेशन उसकी भी थी ना, एल्ब्यूमिन की। तो जिस तरह मैंने आपको बता ही देता हूँ, जहाँ मैंने कराया था एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन एडिमा मैनेजमेंट, ये, या मैंने कहा था कि जब इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन हो तो BP कम होता है था, यानी हाइपोटेंशन होगी, ये MCQ यहाँ से बना है। तो इस वजह से तब इस वजह से तब हम एल्ब्यूमिन देते हैं। ठीक है। तो पोस्टल हाइपोटेंशन की वजह क्या है, लो प्लाज्मा वॉल्यूम। फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम को SBP हुआ, स्ट्रेप निमोनिया, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। फिर गैंग्रीन हुई तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था। फिर स्टीरॉयड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, अभी साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया, नहीं ठीक हो रहा, आपको क्या MLC याद कराया था। ठीक है। साइक्लोफॉस्फामाइड से नहीं ठीक हो रहा, लेविमाजोल तो पहले वैसे ही वो बुक में न्यू एडिशन में लिखा हुआ है, अब USA में नहीं मिलती। इसका आंसर लेविमाजोल तो ऐसे भी ऑप्शन में भी नहीं था, तो इसका आंसर माइक्रोफिनोलेट होगा। तो क्या कोर बात है, स्टीरॉयड डिपेंडेंट और फ्रीक्वेंट रिलैप्सर, जिनकी हमने MLC काटी थी, अगर साइक्लोफॉस्फामाइड से नहीं ठीक हुआ, ठीक है, तो क्या देंगे, माइक्रोफिनोलेट। तो ये उस क्लाउड से आपका MCQ सॉल्व हो रहा है। MCQ नंबर 83 है बी, मैंने आपको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में जो सिस्टेमिक इंफेक्शंस याद कराए थे उनमें है B, C, मलेरिया, सिफिलिस थे। तो है बी एसोसिएटेड नेफ्रोटिक सिंड्रोम कौन सा है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। सिकल सेल में कौन सा था, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। फिर MCQ नंबर 85, स्टीरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, CT, मतलब कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स देंगे, साइक्लोफोसमाइड। ठीक है। फिर MCQ नंबर 86, स्टीरॉयड डिपेंडेंट मिनिमल चेन डिजीज वाले को हाइपरटेंशन है, स्टीरॉयड डिपेंडेंट अब आ गया, डिपेंडेंट है, तो स्टीरॉयड डिपेंडेंट की हमने MLC काटी थी, माइक्रोफेनोलेट, लिविमाजोल, साइक्लोफॉस्फामाइड, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, साइक्लोफॉस्फामाइड की लॉन्ग टर्म रिमिशन होता है, तो आपने इसका आंसर लगाना है साइक्लोफॉस्फामाइड, इसलिए मैंने आपको साइक्लोफॉस्फामाइड डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है। तो इसका आंसर साइक्लोफॉस्फामाइड है MCQ नंबर 86 का। MCQ नंबर 87, सेकेंड लाइन ड्रग इन स्टीरॉयड डिपेंडेंट, स्टीरॉयड डिपेंडेंट है, ऑप्शन आप देख लीजिएगा, वहां साइक्लोफॉस्फेमाइड ही बन रही है ऑप्शन। ठीक है। तो MLC नेमोनिक बहुत फायदा दे रही है। MCQ नंबर 91, एटिपिकल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, आपको बताया था एटिपिकल लैब्स, एटिपिकल फीचर्स, तो लो C3 भी आपको बताया था, और हाइपरटेंशन भी बताया था, ये एटिपिकल है, ये बायोप्सी की इंडिकेशन है। फिर MCQ नंबर 99, MPGN, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलो
नेफ्राइटिस, इसकी क्या बायोप्सी में याद कराया था आपको, सब एंडोथीलियल डिपॉजिट थी, मेजेंजियल एंड सब एंडोथीलियल इम्यून डिपॉजिट्स, मेजेंजियल एंड सब एंडोथीलियल इम्यून डिपॉजिट्स, ये आपको डायग्राम में भी दिखाया था। एमसीक्यू नंबर 165, जनरलाइज इडीमा साथ एडोमिनल पेन फीवर एसपीपी का सिनेरियो है, पेरोटिनाइटिस। फिर एमसीक्यू नंबर 166, ये एमसीक्यू में क्या है कि एक 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, उसको सिवियर एडीमा है, स्टेम थोड़ा सा ये पुअर है। इस स्टेम में क्या आइडिया देना चाह रहे हैं, सिवियर एडीमा है और साथ बीपी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, एडीमा सिवियर है। तो आप अगर डायरेक्ट स्टीरॉयड स्टार्ट कर दो तो अभी आपका एडीमा ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ब्लड प्रेशर और वर्सन हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो आपने पहले उसको ट्रीट करना है। तो उसमें आपका आंसर इसका फिरोजामाइड प्लस स्पाइरोनोलेक्टोन है, क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग स्टीरॉयड अगर सीवियर एडीमा है और बीपी है, पहले इनको ट्रीट करना है। लूप डाययूरेटिक तो एडीमा को मोबिलाइज करेगा, पोटेशियम स्पिरिन डाययूरेटिक साथ क्यों देंगे, ताकि हाइपोकेलीमिया ना हो। तो कॉम्बिनेशन थेरेपी प्रेफर होती है। अकेला स्टीरॉयड क्योंकि एडिमेटस प्लस सीवियर हाइपरटेंशन है, तो इट इज नॉट फर्स्ट फर्स्ट स्टेप हियर। फिरोजामाइड अलोन अगर देंगे तो हाइपोकेलीमिया होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगी। फिर स्पाइरोनोलेक्टोन अलोन वो तो वैसे ही वीक है सिग्निफिकेंट एडिमा के लिए, वो तो उसके साथ साथ देने के लिए होता है, फिरोजामाइड के साथ देने के लिए कि पोटेशियम का मसला ना हो। और वेट तो नहीं करना, सिम्टोमेटिक है बच्चा। तो इसका आंसर ये बन रहा है एमसीक्यू नंबर 166 का। फिर देख ले कितने एमसीक्यू नेफ्रोटिक से हैं, आपको लग रहा है मेरी 30% जो आपकी नेफ्रो है वो नेफ्रोटिक में ही हो जाती है तैयार। फिर एमसीक्यू नंबर 175, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्या है, वही ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आ रही है, बीपी सुपाइन में ज्यादा है, स्टैंडिंग में कम है। ठीक है, तो ये डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम आपको रीजन बताई थी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की। एमसीक्यू नंबर 175 का एक दो जगह लिखा हुआ है, बी मैंने कर दिया है, दो 175 में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले को कैटरेक्ट आ गया है, तो कैटरेक्ट आ गया यानी स्टीरॉइड का साइड इफेक्ट शुरू हो गया, इसलिए आपने स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट्स मेमोराइज करने हैं। तो क्या देंगे हम, एमएलसी काट देंगे सेकंड, तो सी साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड। फिर एमसीक्यू नंबर 182, स्टीरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यहाँ एमसीक्यू में 4 वीक्स लिखा हुआ है यहाँ बुक में, लेकिन अब न्यू एडिशन में 8 वीक्स है, सॉरी, बुक में 8 वीक्स लिखा हुआ है, आप जो एमसीक्यू की बुक है, लेकिन न्यू एडिशन में 4 वीक्स है, तो आपने 4 वीक्स अब आपको बनाना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 192, स्टीरॉयड डिपेंडेंट को कैटरेक्ट हो गया, वही रिपीट। फिर एटिपिकल रिपीट है, लो C3 हाइपरटेंशन रिपीट है। नेफ्रोटिक वाले को सिबलिंग को चिकन पॉक्स हो गया है, तो फौरन उसको वीजीआईजी लगा देनी है। ठीक है, ये बात भी हमने की थी कि ताकि, क्योंकि वो वरना उसको बड़ा खतरनाक वेरिसेला होगा। फिर नेफ्रोटिक को स्ट्रोक है तो हेपरिन, हेपरिन ग्रेटर देन वारफरिन, क्योंकि हेपरिन जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इमीडिएटली एक्ट करेगा, वारफरिन विल टेक 3 to 5 days। हमने थ्योरी में तो हेपरिन और वारफरिन दोनों का जिक्र किया था ना, तो इस एमसीक्यू से वो चीज़ भी इलेबोरेट हो गई। एमसीक्यू नंबर 211, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को हेप सी है, वही हेप सी बी सी, मलेरिया सिफिलिस वो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में आपको बताया था। एटिपिकल नेफ्रोटिक सिंड्रोम को है बी मैंने आपको बताया था मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में। इससे अंदाजा लगा ले, मुझे आपको टाइप्स याद कराई हैं, एग्जांपल्स याद कराई हैं रेड रेड कलर की, वो कितना फायदा हो रहा है उनका एमसीक्यूज में। एमसीक्यू नंबर 234, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीन ज्यादा है, प्रोटीन ये पुलिस ये वो ये सिंपल स्टीरॉइड स्टार्ट करेंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सिनेरियो है, 2 mg/kg पर डे से स्टार्ट कर देंगे। फिर एमसीक्यू नंबर 235, ये जब आप हाइपरटेंशन करेंगे तो इसका इसका मैं उधर आपको कराऊंगा। एमसीक्यू नंबर 236, रिलैप्सिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्लस शॉर्ट स्टेचर। ठीक है, शॉर्ट स्टेचर आ गया, ये फिर स्टीरॉइड का साइड इफेक्ट है, स्टीरॉइड का साइड इफेक्ट है तो स्टीरॉइड स्पेयरिंग ड्रग्स शुरू कराएंगे। तो ये हमारे नेफ्रोटिक के हाई यील्ड एमसीक्यूज अल्हम्दुलिल्लाह अब इस तरीके से हुए हैं कि अब नेफ्रोटिक और कॉन्फिडेंस आ जाएगा रिगार्डिंग नेफ्रोटिक। थोड़ा जोश ज़्यादा हो गया मुझे, थोड़ी सी खांसी रोकी है मैंने, सॉरी। मैं इसको पॉज करूंगा, लेकिन मेरा मोमेंटम टूट सकता है पॉज से। मैं अब इसको कंजेनिटल नेफ्रोटिक करके ही पॉज करूंगा, क्योंकि ये मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, शुरू में थोड़ा स्लो था अब तेज हो गया है, अच्छी पीक में है। तो अब हम करेंगे कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये भी आपने गौर से करना है, बहुत आसान है। और ऐसा करेंगे कि ये भी एंड में रह जाए कि ये बस अब हम 3 मिनट में बाद में रिवाइज किया करेंगे। तो कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, एट बर्थ और विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स, एट बर्थ और विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, तो इसका मुझे स्नैरियो ऐड करना नहीं याद रहा, जब मैं आगे करूंगा तो किसी ना किसी में इसका जिक्र कर दूंगा स्नैरियो, क्योंकि मेरा असूल है कि मैं जो डिजीज पढ़ाता हूँ वो स्नैरियो से कराता हूँ। मैं बल्कि इसका स्नैरियो डाल देता हूँ पॉज करके, क्योंकि वरना नहीं, इसका मैंने इसका लिखा हुआ था, ये तो फिर हमारा वो रहेगा, आप बाद में पता नहीं इसका। तो अब हम कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम स्नैरियो से स्टार्ट करते हैं। क्या है, 2 मंथ ओल्ड इन्फेंट एज आ गई यहाँ। ठीक है, ब्रॉड विथ प्रोग्रेसिव जनरलाइज्ड एडीमा सिंस अर्ली इन्फेंसी।
द बेबी वॉज बोर्न प्री मेच्योरली, एक और इसने बात कर दी। एंड एंटीनेटल रिकॉर्ड्स नोटेड एन एनलार्ज प्लेसेंटा, एक और बात कर दी एनलार्ज प्लेसेंटा। देर इज, बाकी नेफ्रोटिक वाली कुछ बातें बता रहे, पेरी ऑर्बिटल पफिनेस एसाइटिस स्क्रोटल एडिमा। ठीक है। यूरिनालिसिस शोज मैसिव प्रोटीनूरिया। ठीक है। एंड मार्क, वो सारी नेफ्रोटिक वाली बातें, मार्क हाइपोएल्बुमिनिमिया, हाइपरलिपिडीमिया, कॉम्प्लीमेंट्स नॉर्मल हैं। जो स्टीरॉइड्स दिए तो रिस्पॉन्स पुअर है। इन्फेंट को रिकरेंट इन्फेक्शंस, फेलियर टू थ्राइव। ठीक है। तो हमने इसको कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम का नाम दिया। लेट्स डिस्कस, आपको फिर पता चल जाएगा इसका क्लाउड क्या है। ठीक है। क्या है? एट बर्थ और विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ लाइफ, एट बर्थ और विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ लाइफ। इसमें एटियोलॉजी में कुछ तो प्राइमरी हैं, उसमें जेनेटिक हैं, और कुछ सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी में आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर रिवर्सिबल हो जाएंगी अगर इनको ट्रीट करेगा। टॉर्च है, टॉर्च है और कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, आप टॉर्च को टाइमली ट्रीट करो, बच्चे का सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आपने सोचना है टॉर्च के बारे में। कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हमारे पास कितने पेशेंट थे कंजेनिटल नेफ्रोटिक के, जितने देखे हैं उनमें से 2-3 का तो टॉर्च निकलता हुआ देखा है। तो टॉर्च है, कितनी उसकी जिंदगी बदल जाएगी अगर आप उसको टॉर्च टाइमली डायग्नोस कर लो। तो टॉर्च, HIV, ये इंपॉर्टेंट है कॉजेज। सेकेंडरी कॉजेज में टॉर्च है, HIV इंपॉर्टेंट है, या टॉक्सिन एक्सपोजर, मर्करी। ठीक है। सिफिलिस। तो टॉर्च, HIV तो आपने सेकेंडरी कॉजेज में नहीं भूलने जो कंजेनिटल नेफ्रोटिक कराते हैं। प्राइमरी में कुछ म्यूटेशंस हैं, NPHS1 NPHS2 का। दो सिंड्रोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेनिश ट्रैश सिंड्रोम और पियर्सन सिंड्रोम। जो डेनिश ट्रैश सिंड्रोम है, ये आप जब एंडो में भी पढ़ेंगे ना, एंडो में जब एम्बिगोस जेनेटेलिया वाला एरिया पढ़ेंगे, वहां आपका डेनिश ट्रैश रिवाइज हो जाएगा। जब आप ऑन्कोलॉजी में विल्स ट्यूमर पढ़ेंगे, वहां भी डेनिश ट्रैश रिवाइज हो जाएगा। तो अभी इसको करें मेमोराइज, और बाद में ये आता रहेगा इंशाल्लाह। तो नेफ्रोटिक तो है ही, WT1 म्यूटेशन है, साथ एम्बिगुअस जेनेटेलिया है, और विल्स ट्यूमर है। एम्बिगुअस जेनेटेलिया और विल्स ट्यूमर, ये ट्राइड है। नेफ्रोटिक प्लस एम्बिगोजेनेटेलिया प्लस विल्स ट्यूमर। फिर है पियर्सन सिंड्रोम, नेफ्रोटिक के साथ माइक्रोकोरिया यानी स्मॉल प्यूपल, नेफ्रोटिक के साथ माइक्रोकोरिया यानी स्मॉल प्यूपल, ये पियर्सन सिंड्रोम का क्लाउड है, लैम्प ट्यूब म्यूटेशन। ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स में वो बातें तो होंगी जो नेफ्रोटिक का कॉन्सेप्ट है, एडीमा होगा, हाइपरकोएगेबिलिटी होगी, इम्यूनिटी कम होगी, लिपिड ज्यादा होंगे, हाइपोगैमाग्लोबिलिनीमिया होगा। 2-3 बातें इसकी करनी है, वो 2-3 रेड वाली बातें हैं। एक तो प्रीमेच्योरिटी कॉमन है जैसे स्नेरियो में था, एनलार्ज प्लेसेंटा कॉमन है जैसे स्नेरियो में था, फिर अल्फा फीटोप्रोटीन। अब ये 3 बातें मैं पहले बताऊंगा आपको। देखो, ये तो पता है जनरलाइज एडीमा होता है, इम्यूनिटी कम होती है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर, क्योंकि थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन्स का भी लॉस होता है ना यूरिन में, तो हाइपोथायरॉयड, इनको थायराइड की स्क्रीनिंग करानी होती है इनमें। हाइपोथायरॉयडिज्म भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ठीक है। फिर मैसिव प्रोटीनूरिया हमें पता है, एल्ब्यूमिनीमिया, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बातें पता है। तो अब ये रेड वाली बातें आपको बताऊंगा। प्रीमेच्योरिटी कॉमन क्यों है, कि प्रीमेच्योरिटी में क्यों कॉमन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी कंजेनिटल नेफ्रोटिक वाला प्रीमेच्योर क्यों पैदा होगा? फीटल प्रोटीन लॉस हो रहा होगा। ठीक है। तो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा। जब प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, तो प्लेसेंटल एडीमा होगा, और यूटेरो प्लेसेंटल एक्सचेंज उस प्लेसेंटल एडीमा की वजह से इंपेयर हो जाएगा। इंपेयर्ड यूटेरो प्लेसेंटल एक्सचेंज, जब एक्सचेंज अच्छा नहीं होगा तो प्रीटर्म लेबर का चांस होगा। तो ये प्रीमेच्योरिटी की वजह है। फिर प्लेसेंटा एनलार्ज क्यों होगा? इतना एनलार्ज कि प्लेसेंटा का वेट ग्रेटर देन 25% ऑफ द बेबीज वेट होगा। प्लेसेंटा का वेट ग्रेटर देन 25% ऑफ द बेबीज वेट होगा। ठीक है। क्या होगा? फीटल हाइपोप्रोटीनीमिया थी, अंदर ऑनकोटिक प्रेशर कम था, तो क्या होगा, उस वजह से फ्लूइड बाहर जाएगा, तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगी प्लेसेंटा में, तो प्लेसेंटल एडीमा होगा, जिस वजह से वो बड़ा हो जाएगा, प्लेसेंटोमेगेली कहते हैं इसको। तो ये 2 बातें हो गई कंजेनिटल नेफ्रोटिक में। और जो तीसरी बात है, वो क्या है? तो प्रीनेटल क्लू कैसे मिलेगा? अल्फा फीटोप्रोटीन मदर में और एमनियोटिक फ्लूइड में। अल्फा फीटोप्रोटीन मदर में और एमनियोटिक फ्लूइड में। अल्फा फीटोप्रोटीन क्या है? एक फीटल प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है। फीटल प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है। तो अब प्लाज्मा प्रोटीन का ही तो मसला हो रहा है, तो अब फीटल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अच्छी नहीं होगी बैरियर से, तो मैसिव फीटल प्रोटीन लॉस होगा, इंक्लूडिंग अल्फा फीटोप्रोटीन। फीटल प्रोटीन का लॉस होगा इनटू द यूरिन। ठीक है। फीटल प्रोटीन का यूरिन में लॉस हुआ। ठीक है। तो क्या होगा? वो एमनियोटिक फ्लूइड में चला जाएगा, तो एमनियोटिक फ्लूइड में AFP ज्यादा आएगा, वो मैटरनल सर्कुलेशन में भी अब्सॉर्ब होगा, तो मैटरनल भी ज्यादा होगा AFP, तो मैटरनल एंड एमनियोटिक AFP ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी MCQ आता होता है। तो ये 3 MCQ वाली बातें आपने कॉन्सेप्ट से सीखी है, तो इंशाल्लाह बाद में आपको इसको कभी रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो सपोर्टिव मैनेजमेंट है, सपोर्टिव मैनेजमेंट, प्रोटीन यूरिया ज्यादा है ना, एस इनहिबिटर के साथ इंडोमेथासिन देते हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, जो इंडोमेथासिन है ना, जो एनएसएड है ना, ये तो प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करेगा, तो जो एफरेट है ना उसकी कंस्ट्रिक्शन करा देगा। जब एफरेट की कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो उधर फ्लो कम होगा, फ्लो कम होगा तो प्रेशर कम होगा, तो प्रोटीन यूरिया कम होगा। या इफ्रेंट की डायलिटेशन के लिए हम एस इनहिबिटर दे देंगे, वो भी यही काम करेगा, डायलिटेशन हो जाएगी तो प्रेशर कम होगा तो कम प्रोटीन यूरिया होगा। तो इंडोमेथासिन प्लस एस इनहिबिटर प्रोटीन यूरिया को रिड्यूस करने के लिए, एनएसएड क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करेगा, तो एफरेंट आर्टीरियोल की कंस्ट्रिक्शन होगी, कंस्ट्रिक्शन जगह से कम फ्लो होगा, रिड्यूस ग्लोमेरुलर फ्लो। एस इनहिबिटर क्या करेगा, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इफ्रेंट की डायलिटेशन से कम करेगा प्रोटीन यूरिया, तो कंबाइंड इफेक्ट से एक प्रोटीन यूरिया में अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक है, बाकी हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया की वजह से रेगुलर आईवीआईजी, ठीक है, एडिमा के लिए एल्ब्यूमिन प्लस डाययूरेटिक्स, ठीक है, अच्छा न्यूट्रिशनल सपोर्ट, हाई प्रोटीन 3 to 4 ग्राम पर केजी पर डे देने, ठीक है, थायराइड थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट विटामिन अगर हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक है, फिर आगे क्या इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या है, हमने फिर करनी क्या पड़ती है अगर आपका रिवर्सिबल कॉज नहीं है या इससे नहीं इंप्रूव हो रहा, अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो गई है एंड रिकरेंट सीवियर इन्फेक्शन है, सीवियर एनएसआर का है, तो बायलेटरल नेफ्रेक्टमी फॉलोड बाय क्रोनिक डायलिसिस, ये एमसीक्यू का आंसर है। बायलेटरल नेफ्रेक्टमी, यहां स्टीरॉयड नहीं लिखना, स्टीरॉयड कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नहीं है, सिनेरियो में स्टीरॉयड नहीं है, तो बायलेटरल नेफ्रेक्टमी फॉलोड बाय क्रोनिक डायलिसिस। ठीक है, यूनिलेटरल नेफ्रेक्टमी या बायलेटरल नेफ्रेक्टमी। ठीक है, और ट्रांसप्लांट, दो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, रीनल ट्रांसप्लांट, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट रीनल ट्रांसप्लांट। ठीक है, बायलेटरल नेफ्रेक्टमी और रीनल ट्रांसप्लांट। अगर सेकेंडरी है, यानी कोई कॉज और है, टॉर्च है, एचआईवी है, तो उसको ट्रीट करो तो इंप्रूव हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग डिसऑर्डर से। तो ये कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। फिर इसको अच्छा सा रिवाइज करते हैं समरी से। कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी सीएनएस लिखा है मैंने। जितना छोटा लगेगा ना आपको उतना साइकोलॉजिकल एज होगा कि ये तो छोटी सी चीज रिवाइज करें, इसलिए मैंने बहुत कट शॉर्ट करके समरीज इस पर बनाई है। लेकिन कोशिश की है उसमें सब बातें हों, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एट बर्थ और विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स। वैसे प्रोटीन यूरिया सिवियर ये पता है हमें। प्राइमरी में ये जेनेटिक म्यूटेशन है, सिंड्रोम में डेनिश ट्रैश है जो कि एल्मिगो जेनेटेलिया प्लस विल्म है। फिर पियर्सन है जिसमें माइक्रोकोरिया या साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी में टॉर्च, सिफिलिस, एचआईवी, मरकरी। ठीक, कितनी बातें हमने एक लाइन में लिख दी हैं। फिर क्लिनिकल क्लूज क्या है, वही सारी बातें कि जनरलाइज एनएसआर का होगा, साथ प्री मेच्योरिटी और प्लेसेंटोमेगैली, इसकी भी वजह आपको बता दी थी, प्री मेच्योरिटी और प्लेसेंटोमेगैली, प्लेसेंटा ग्रेटर देन 25% ऑफ द वेट। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में क्या है, रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे हाइपोगैमाग्लोबिलिनीमिया की वजह से, जिस वजह से हमने आईवीआईजी दी थी, हाइपरकोएगुबिलिटी, थ्रोम्बोसिस, हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू लॉस ऑफ थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव रीनल इंसफिशिएंसी। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, वो सारी बातें जो हमें पता है। ठीक है, एक चीज़ सी एक्स्ट्रा कि मैटरनल प्लस एमनियोटिक अल्फा फिटोप्रोटीन, ये प्री नेटल क्लू दे देंगे आपको कंजेनिटल नेफ्रोटिक का। मैनेजमेंट में सपोर्टिव में एल्ब्यूमिन डाययूरेटिक्स, आईवीआईजी, प्रोटीन न्यूट्रिशन, विटामिन, थायरोक्सिन, ये बात हम कर चुके हैं। एस इनहिबिटर प्लस माइनस इंडोमेथासिन फॉर प्रोटीन यूरिया, ज़्यादा प्रोटीन यूरिया तो तब हम इंडोमेथासिन ऐड करते हैं। सिवियर या फेलिंग है तो नेफ्रेक्टमी करेंगे प्लस डायलिसिस। ट्रीटमेंट डेफिनेटिव क्या है, ट्रांसप्लांट। एमसीक्यूज इसके कंजेनिटल नेफ्रोटिक के। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 48, प्रीनेटल प्रीनेटल रीनल एबनॉर्मेलिटी प्लस एडीमा, प्रीनेटल एबनॉर्मेलिटी थी, एडीमा है, प्रोटीन यूरिया है। इसमें उसने ना ऑप्शन में कंजेनिटल नेफ्रिटिक लिखा हुआ है, तो वो उस अगर कंजेनिटल नेफ्रोटिक आंसर होता तो जाहिर सी बात है कंजेनिटल नेफ्रोटिक उसका एमसीक्यू का आंसर होना था। टॉर्च का आपको बताया था कि सेकेंडरी कॉज है, लेकिन ये इनकम्प्लीट स्टेम है तो परेशान ना होना। ये देखिए, टॉर्च एक सेकेंडरी कॉज है कंजेनिटल नेफ्रोटिक का, इस वजह से इसको टॉर्च लगाया उन्होंने। इन्फेंट को जनरलाइज कंजेनिटल नेफ्रोटिक का सिनेरियो से डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पूछी है, वो तो बायलेटरल नेफ्रेक्टमी है प्लस डायलिसिस, वो भी आपने थोड़ी देर पहले इसको किया है। ठीक है, फिर 139 में कंजेनिटल नेफ्रोटिक वाले को फिट्स आ रहे हैं, कोई थ्रोम्बोलिक थ्रोम्बोएम्बोलिक स्टेट हो सकती है, उसके लिए सीटी कराना है। एमसीक्यू नंबर 156, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को हाइपोस्पेडियस है और डिसेंडेड टेस्टी, वही एम्बिगोस जेनेटेलिया, ऐसा कोई मसला आ रहा है आपको, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि एम्बिगोस जेनेटेलिया प्लस फिल्म ट्यूमर अगर है तो वो डेनिस ट्रैश सिंड्रोम है। तो ये डेनिस ट्रैश सिंड्रोम का एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 214, कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम डायग्नोसिस का क्लू पूछ रहा है वो, कि क्या है क्लू है, प्री नेटल क्लू क्या था, एएफपी। तो ये अब कितना इजी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इसको रिवाइज करें, इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, ताकि फिर हम उसके बाद नेफ्रेटिक्स शुरू करें।
ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।